नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी लोग सही होंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हमारी जो नेमरा सुंडा की सीरीज चल रही थी मैराथन वाली, उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे वीट साइंस को। ठीक है, खरपतवार विज्ञान या इसे इंग्लिश में कहते हैं वीट साइंस। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपको डेयरी साइंस जो है उसकी मैराथन करा दी थी और एनिमल हस्बेंड्री की हमारी मैराथन हो गई है। ठीक है, बाकी आपका जो जनरल एग्रीकल्चर है उसके भी क्लासें आपको मिल गई होंगी, उम्मीद है। अब हम स्टार्ट करेंगे वीट साइंस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीट होता क्या है। वे अनैच्छिक पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं। ठीक है, उनको हम अपने तरीके से बोते नहीं हैं। ठीक है, वो बिना बोए उगाते हैं, जिनकी उपस्थिति से फसलों को लाभ की अपेक्षा हानि होती है। ऐसे को क्या कहेंगे? खरपतवार कहेंगे। ठीक है, अथवा पादप जो अपने मूल स्थान पर समय से परे उगते हैं। ठीक है, जैसे उस टाइम उनका समय नहीं होता लेकिन फिर भी उगते हैं, तो उन्हें कहते हैं वीट। ठीक है, जेंथ्रो टूल ने सबसे पहले वीट शब्द किसने शुरू किया? जेंथ्रो टूल ने। ठीक है, और जो वीट साइंस है इसके पिता किसको कहा जाता है? जेंथ्रो टूल को। जीरो टीलेज किसने दिया? ठीक है, जीरो टीलेज जो होता है किसने दिया? जेंथ्रो टूल ने। ठीक है, इनकी एक बुक आई थी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री के नाम से। ठीक है, ट्रिपल एच नाम से एक आई थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री के नाम से बुक आई थी। उसमें शब्द एक दिया था जीरो टीलेज। ठीक है, ये वहीं से आया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हम बात करें खरपतवार विज्ञान का जो अनुसंधान निदेशालय है, मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ जो वीड रिसर्च है, वो कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ? मध्य प्रदेश में। खरपतवारों द्वारा उपज में सर्वाधिक नुकसान सीधी बुआई वाली धान की फसल में होता है। कितना? 7%। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं कि नुकसान किस में होता है, 60% होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक शाकनाशी धान की फसल में प्रयुक्त हुई, इसके बाद गेहूं में, उसके बाद बागवानी है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो इसका कम कर लेते हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं जो हर्बिसाइड होते हैं, ठीक है, जो हर्बिसाइड होते हैं उनकी अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग राइस में यूज़ करते हैं। राइस मतलब धान में यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा हम लोग किस में, उससे कम गेहूं में या व्हीट में यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे कम हम लोग किस में? हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा जो निर्मित होने वाला और उपयोग होने वाला जो हर्बिसाइड कौन सा? आइसोप्रोट्यूरान है। इसके बाद ब्यूटाक्लोर। मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो आइसोप्रोट्यूरान है, प्रोट्यूरान है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? ब्यूटाक्लोर है। इसके बाद कौन सा है? ब्यूटाक्लोर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी जो हर्बिसाइड, शाकनाशी का मतलब ये समझिए इंग्लिश में हर्बिसाइड बोला जाता है, हिंदी में शाकनाशी, उसका केवल 40 ग्राम होता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड, का मतलब होता है कि जो हमारी नुकसान को फसल पहुंचाते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उसे कहते हैं पेस्टिसाइड। ठीक है, तो पेस्टिसाइड एक तो होते हैं हर्बिसाइड। क्या होते हैं? हर्बिसाइड जो कि हमारे क्या करते हैं, जो कि हमारे जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने का काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है किससे होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है हमारे वीड से होता है। फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान वीड से होता है। उसके बाद इंसेक्ट से होता है। ठीक है, उसके बाद डिजीज से होता है। किसके? डिजीज से होता है। ठीक है, तो वीड, इंसेक्ट और डिजीज, इसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में विड पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? विड पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा वीड से, उसके बाद इंसेक्ट मतलब कीड़ों से, उसके बाद डिजीज या रोग से। ठीक है, तो वीड से लगभग कितना होता है? 26% होता है। डिजीज सॉरी जो वीड से होता है 33%, इंसेक्ट से 26% और डिजीज से 20% होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत में जो प्रति हेक्टेयर होती है, अगर पर हेक्टेयर की बात करते हैं, ठीक है, जो इंडिया में पर हेक्टेयर जो इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है कितना होता है? 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ किया जाता है। कितना? आधा किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इंसेक्टिसाइड जो है, सॉरी हाँ, इंसेक्टिसाइड जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व में, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, हर्बिसाइड की सबसे अच्छी खपत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जापान में होती है। वहाँ पे 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है। भारत में मैंने अभी आपको बताया 40 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ किया जाता है। यानी ये 5 किलोग्राम, ये 40 ग्राम बहुत कम हो गया। ठीक है, अगर हम इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं, ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड कितना होता है? 0.5 किलोग्राम, मतलब आधा किलोग्राम होता है। कितना होता है? आधा किलोग्राम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर शाकनाशी जो होता है, हर्बिसाइड जो होता है, सबसे ज़्यादा पंजाब में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जबकि विश्व में प्रति हेक्टेयर शाकनाशी का उपयोग जापान में होता है।
ठीक है, कितना 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर अभी मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये वाला पेज आपको समझ में आया होगा। आगे पेज पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब खरपतवार की क्वालिटीज़ क्या होती है, क्यों उन्हें खरपतवार कहा जाता है, ऐसी क्या क्या उनके अंदर गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बीज उत्पादन अधिक होना। इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा बीज उत्पादन होता है। जैसे हमारा एक बर्नयार्ड घास क्या है, एक हमारा बर्नयार्ड घास है, ठीक है, इसमें इसे क्या कहते हैं, इकाइनोकोला क्रूसीगेली, क्या कहते हैं, इकाइनोकोला क्रूसीगेली कहते हैं, ठीक है। इसमें 7 लाख बीज पर पौधा होता है, एक पौधे में 7 लाख बीज होते हैं। कभी भी हमारा जो प्लांट होता है, जिसको हम जो क्रॉप हमारी होती है उसको अगर हम सोइंग करते हैं, उसमें भी कभी भी एक प्लांट में 7 लाख बीज नहीं आते, ठीक है। उसके बाद हमारी जंगली जई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड ओट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइल्ड ओट बोलते हैं, ठीक है। इसमें 1,96,000 बीज पर प्लांट होते हैं। उसके बाद मकोई होता है हमारा, 1,75,000 बीज होते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं बथुआ की, ठीक है, इसमें होते 72,000 बीज पर पौधे, ठीक है। वहीं अमरंथस या अमरबेल की बात करते हैं तो 16,000 बीज पर पौधा होता है। कितना, एक पौधे में 16,000 सीड होते हैं, ठीक है। तो सीड के हिसाब से इसमें ज़्यादा होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है अधिक गहरी जड़ें होना। जैसे कांस हमारी हो गई, बायसुरी हो गई, हिरनखुरी हो गई, ज्वासा हो गई, इनकी जड़ें जो है 4 से 6 मीटर लंबी तक जाती है। हमारी किसी भी क्रॉप की इतनी गहरी जड़ें नहीं जाती, ठीक है, दूसरी क्वालिटी हो गई। तीसरा बात करते हैं खरपतवारों के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होना। इनकी जीवन क्षमता अधिक होती, जैसे हमारा बथुआ हो गया, जंगली जई हो गया, हिरनखुरी हो गया, इसके बीज 50 वर्ष तक ऐसे ही पड़े रह सकते हैं, दोबारा फिर ग्रो कर सकते। वहीं अगर मोथा की बात करते हैं, ठीक है, उसके बीज 20 साल तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है, कितने, 20 साल तक। तो इनकी जो है इनके सीड की क्या हो गई, इनके सीड की लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो गई। अगला हमारा क्वालिटी या पॉइंट है खरपतवारों के बीजों की सुरक्षा आवरण बनाया जाना, ठीक है, सत्यानाशी, गोखरू और बिच्छू, मतलब इनका जो सीड होता है ऊपर सुरक्षा आवरण बना लेता है, जिससे कि इसके सीड को नुकसान नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए लंबे समय तक ये बचा रहता है। खरपतवारों के बीजों की आकृतियों फसलों के बीजों के समान होती है, इसलिए फसलों के साथ उग जाते हैं और हानि पहुंच, जैसे सरसों का सत्यानाशी के बीज में और बरसीम का कासनी के बीज में। मतलब इनकी मार्फोलॉजी जो होती है और कलर जो होता है एक सेम जैसा, जैसा हमारी क्रॉप का सीड का कलर होगा, ठीक है, क्रॉप का जैसा कलर होगा, ठीक है, या मार्फोलॉजी या उसका आकार जैसा होगा, मार्फोलॉजी होगी, उसी के सेम ये भी होते हैं, इसीलिए उसके साथ ये मिक्स हो जाते हैं और हम लोग जान नहीं पाते, ये साथ में उग जाते हैं, ठीक है। शीघ्रबद्ध, हमारी फसल जो होती है, फसल जो है हमें धीरे धीरे ग्रो करती है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये अब उसके न्यूट्रिएंट को खींच के जल्दी जल्दी ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनकी जो ग्रोथ होती अच्छी खासी और जल्दी से हो जाती। जीवन चक्र जल्दी पूर्ण होना, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है फसलों से जल्दी पूर्ण हो जाती। कुछ खरपतवार वर्षा ऋतु में अपना जीवन चक्र 2 से 4 सप्ताह में ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है, जो एफीमेरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो एफीमेरल कहलाते हैं। जैसे हजारदाना जो होता है वो अपनी जो लाइफ साइकिल है सबसे जल्दी पूरी कर लेता है, वो क्या होता है, एफीमेरल होता है, ठीक है। एफीमेरल एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका। एफीमेरल क्या होता है, जो भी वीड अपना जो लाइफ साइकिल होता है या जीवन चक्र होता है 2 से 4 सप्ताह में पूरा कर लेता है, उसे कहते हैं एफीमेरल। क्या कहते हैं, एफीमेरल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खरपतवारों का वानस्पतिक प्रवर्धन। जो हमारे खरपतवार होते हैं, ठीक है, उनका हम वानस्पतिक प्रवर्धन करते हैं या उनकी जो हम क्या करते हैं, उनकी प्रोपोगेशन करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बहुवर्षीय खरपतवारों का प्रवर्धन मुख्यतः वनस्पति भागों द्वारा होता है। किस भाग द्वारा होता है, वनस्पति भागों द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, वनस्पति भागों द्वारा होता है, ठीक है। तो उनको हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करते हैं मोथा की, ठीक है, मोथा किससे होता है, ट्यूबर या भूमिगत तना। क्या होता है, ट्यूबर होता है या भूमिगत तना होता है, ठीक है। मोथा को साइप्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइप्रस कहते हैं, साइप्रस कहते हैं, क्या कहते हैं, साइप्रस कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा दूब घास। ये किससे होता है, रनर से होता है या स्टोलन से होता है या क्षैतिज तने से होता है। किससे होता है, रनर से होता है, स्टोलन से होता है या क्षैतिज तने से होता है। कौन सा, दूब घास। क्या होता है, दूब घास, ठीक है। दूब घास को इंग्लिश क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनाडोन डेक्टिलॉन। दूब घास क्या होता है, साइनाडोन डेक्टिलॉन, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसका होता है साइनाडोन डेक्टाइलॉन, ठीक है, डेक्टाइलॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
अगला है हमारा बंक या कांस, बरु या कांस, ये किससे होता है? राइजोम या तने से होता है। राइजोम या तने से क्या होता है? बंक या कांस होता है। साइप्रस हेल्पेंस होता है, सेक्रम स्पॉन्टेनियम होता है। बंक को बरु के क्या बोलते हैं? साइप्रस हेल्पेंस बोलते हैं। कांस को क्या बोलते हैं? सेक्रम स्पॉन्टेनियम बोलते हैं। ठीक है। हिरन की खुरी की बात करते हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं वो फैलती रहती हैं। ठीक, जड़ें क्या होती हैं? इसकी फैलती रहती हैं। वो किससे होता है? किस में होता है? हिरन खुरी में होता है। ठीक है। अगर फैलती जड़ों के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो किस में होता है? वो हिरन खुरी में होता है। ठीक है। अमरबेल की बात करते हैं, तने के टुकड़े, जो इसका स्टेम होता है, ठीक है, जो प्लांट का स्टेम होता है उसके टुकड़े से कौन सा प्रवर्धन होता है? अमरबेल का। जंगली प्याज की बात करते हैं, किससे होता है? बल्ब से होता है। किससे होता है? बल्ब से होता है। हिरन खुरी की बात करते हैं, किससे होता है? जड़ों से होता है। हिरन खुरी किससे होता है? जड़ों से होता है। ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, मोथा हमारा किससे हो गया? ट्यूबर से हो गया। दूब घास किससे हो गया? रनर्स या स्टोलन से हो गया। बंस या कांस किससे हो गया? राइजोम से हो गया। हिरन खुरी किससे हो गया? फैलती जड़ों से हो गया। अमरबेल किससे हो गया? तने के टुकड़े से हो गया। जंगली प्याज किससे हो गया? बल्ब से हो गया। हिरन खुरी किससे हो गया? जड़ों से हो गया। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मनुष्य पर खरपतवारों का जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। ठीक है। जो हम लोग होते हैं, हमारे पे खरपतवारों का क्या प्रभाव पड़ता है, हमसे हमारे पे क्या नुकसान होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो गाजर घास होती है या कांग्रेस घास, तो जिसका साइंटिफिक नेम होता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस। क्या होता है? पार्थेनियम हिस्टोफोरस। ठीक है। इसके बीज और जो पत्ती होती है, इसको छूने से मनुष्यों में एलर्जी और अस्थमा रोग जैसा पैदा हो जाता है। ठीक है। अगर हम लोग गाजर घास या कांग्रेस घास छूते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? एलर्जी हो जाती, खुजलाहट पड़ जाती या फिर अस्थमा रोग हो जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग गांव वगैरह जाते हैं तो कहीं जाके हम लोग कहीं बैठ जाते हैं मैदान में या कुछ भी एक्टिविटी करने लगते हैं, तो हम लोग देखते नहीं कि हमारे हाथ खुजलाने लगे हैं। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें किस में होती? पार्थेनियम घास वाले में होती। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है सत्यानाशी। इससे हमें क्या नुकसान होता है? जो सत्यानाशी होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। क्या होता है? आर्जिमोन मैक्सिकाना साइंटिफिक नेम होता है। इसके बीज सरसों के बीजों के साथ मिलकर, ठीक है, जब इनका तेल बनता है तो साथ ही में मिलके ये उसमें तेल बना लेते हैं। ठीक है। जिसको अगर हम जिसको हम लोग क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, कंजप्शन करते हैं। ठीक है। तो ये उसके साथ हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे और हमारे अंदर क्या हो जाएगा? ड्रॉप्सी डिजीज हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? ड्रॉप्सी रोग हो जाएगा या अंधापन रोग हो जाएगा। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा पॉइंट है एलिलोपैथी। क्या होता है? एलिलोपैथी। ठीक है। खरपतवार की जड़ें फसलों की जड़ों पर विषैला रसायन छोड़ती, जो एलिलोपैथी कहलाती। बेसिकली एलिलोपैथी ये होता है, मान लो ये एक प्लांट है, ठीक, ये सॉयल है, ये एक प्लांट की जड़ है। ठीक है। ये दूसरा उसी साइड में लगा है, ये उसकी जड़ें हैं। ठीक है। ठीक, ये उसकी जड़ें हैं। मान लो इसकी जड़ों से कोई ऐसा एक केमिकल निकला, ठीक है, ये जाके इसके एरिया में पहुंच गया। ठीक है। मान लो इसका एरिया ये यहाँ पे पहुंच गया, इसकी जड़ों में पहुंच गया। धीरे धीरे ये पानी के साथ इसको अंदर ले लेंगी। अब जब इसे अंदर ले लेंगी तो ये क्या करेगा? इसके पूरे प्लांट को या इसी प्लांट की पूरी बॉडी को इफेक्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा? ये धीरे धीरे उसमें रोगग्रस्त हो जाएगा और ये धीरे धीरे मर जाएगा। ठीक है। तो एलिलोपैथी क्या होता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पे, ठीक है, किसी केमिकल या किसी रसायन द्वारा, छोड़े गए रसायन द्वारा जब दूसरा प्लांट प्रभावित होता है, उसे हम लोग कहते हैं एलिलोपैथी। और ये जो केमिकल छोड़ा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं एलिलोकेमिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिलोकेमिकल या एलिलो रसायन कहते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं बरू जॉनसन ग्रास की। क्या बात करते हैं? जॉनसन ग्रास की। इसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रूसिक या धुरीन अम्ल होता है। क्या होता है? प्रूसिक अम्ल होता है या धुरीन अम्ल होता है। ठीक है। क्या होता है? प्रूसिक अम्ल होता है या धुरीन अम्ल होता है। ठीक है। या इसे हम HCN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। ये विषैला पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पशुओं को खिलाने से मृत्यु हो जाती है। किसमें? जॉनसन ग्रास को खिलाने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज, ठीक है, हर घास जो है जानवरों को नहीं खिलानी चाहिए। अगला हम बात करते हैं चौलाई या एमरंथस की। खरपतवार में ऑक्जेलेट, इस खरपतवार में ऑक्जेलेट पाए जाते हैं, जिससे जो चौलाई होती है, ठीक है, उसको जब पशुओं को खिलाया जाता है तो उनकी मृत्यु तक हो सकती। क्या होती? मृत्यु तक हो जाती।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसर मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे? सेंसर मैकेनिज्म की बात करेंगे। हवा के प्रभाव से सत्यानाशी के बीज जो मूल पौधा होता है उससे 10 से 20 मीटर दूरी पर जाकर उछलकर गिर जाते हैं। इस क्रिया को सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, ठीक है, हवा चली, उस हवा के द्वारा हमारे प्लांट के जो सीड 10 से 20 मीटर उस प्लांट से दूरी पर गिरते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हमारी फसलें होती हैं, ठीक है, विभिन्न फसलों में खरपतवार नियंत्रण का समय क्या है, ठीक है। जो हमारी फसलें होती हैं उसमें खरपतवार जो नियंत्रण करते हैं उनको किस समय करें, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। पहली फसल है हमारी चुकंदर। कौन सी है? पहली फसल हमारी चुकंदर। अगर चुकंदर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें फसल की उपज में कमी परसेंट कितना होता है? 71%। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? चुकंदर में होता है, ठीक है। प्याज की बात करते हैं, प्याज में 30 से 75 दिन के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो क्रिटिकल पीरियड होता है, खरपतवारों का बढ़िया पनपने वाला पीरियड होता है 30 से 75 दिन का होता है। अगर फसल परसेंट की बात करें तो 60 से 70% इसमें नुकसान होता है फसल का। धान की सीधी बुआई में अभी मैंने आपको बताया था 60% नुकसान होता है। धान की रोपाई में 30% नुकसान होता है, ठीक है। अगर धान की सीधी बुआई की बात करते हैं 15 से 45% जो नुकसान की अवधि होती है, ठीक है। धान की रोपाई की बात करते हैं 30 से 45% रोपाई के बाद, ठीक है। मान लो आज हमने रोपाई कर दी, ठीक है, इसके 30 से 45 दिन के अंदर तक, ठीक है, क्या होगा? इसमें जो है कंपटीशन होता है, वीड और प्लांट का कंपटीशन होता है, ठीक है। वीड और प्लांट का कंपटीशन होता है, जिसमें क्या होता है, जब वीड ज़्यादा पावरफुल होगा तो सारी की सारी न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी लेना होगा वो वीड ले लेगा, तो हमारे प्लांट को नुकसान होगा। इसीलिए इसके बीच में हमें क्या करना पड़ता है? जो हमारे न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर अप्लाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेहूँ की। 30 से 45 दिन इसका भी हो जाएगा, मतलब धान और गेहूँ की 30 से 45 हो जाएगा। मक्का, ज्वार, बाजरा 15 से 45, ठीक है। अरहर, मूंग, उड़द, चावला 15 से 45 होता है। चना की बात करते हैं 30 से 60 होता है। चना कितना होता है? 30 से 60 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसमें परसेंटेज कमी की बात करते हैं तो गेहूं में 15 से 40% कमी होती है, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा में 15 से 40, गेहूं में 16 से 30%, ठीक है। गेहूं में 16 से 30%, मक्का, ज्वार, बाजरा में 15 से 40%, ठीक है। अरहर, मूंग, उड़द, चौला, मतलब जो पल्स हमारी है, ठीक है, पल्स वाली में 25 से 50% कितना होता है नुकसान? 25 से लेके 50% तक नुकसान होता है, ठीक है। चना की बात करते हैं, इसमें 12% तक नुकसान होता है वीट से। सोयाबीन में 31% तक नुकसान होता है वीट से, ठीक है। अगली हम फसल की बात करते हैं। अगली फसल में हमारा आ जाता है मूंगफली। मूंगफली क्रिटिकल पीरियड कितना होता है? 30 से 50 दिन होता है। 34% नुकसान होता है, ठीक है। गन्ना में 30 से 120 दिन होता है, पर नुकसान परसेंट कितना होता है? 20 से 30% नुकसान होता है। कपास की बात करते हैं 15 से 60% नुकसान होता है। और अगर हम 15 से 60% इसका क्रिटिकल पीरियड होता है, ठीक है। 48% इसका नुकसान होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं खरपतवारों का जो प्रसार होता है। प्रसार का मतलब जब खरपतवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो चीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। प्रसार मात्र पौधे से दूसरी जगह पर खरपतवारों के बीजों का पहुंचना प्रसार कहलाता है। मतलब जो एक प्लांट जिसमें बीज लगे हैं, ये बीज किसी माध्यम से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, तो इसी माध्यम को या इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रसार या खरपतवार प्रसार, ठीक है। ये कई तरीके के होते हैं। एक होते हैं एबायोटिक या अजैविक। क्या होता है? एक होता है एबायोटिक या अजैविक, ठीक है। पहला अजैविक में होता है एनीमोचरी। क्या होता है? एनीमोचरी या एनीमोकरी, जो भी पढ़ना चाहें। हवा के द्वारा बीजों का प्रसार होता है, उसे कहते हैं एनीमोकरी। क्या कहते हैं? एनीमोकरी कहते हैं। ऐसे बीज अपने आवरण पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, जैसे कोमोस, आक के बीजों पर एक एवं रसबेरी के बलून जैसी संरचना बनती है। कोमोस होता उसमें आक के जो बीज होते हैं, और जो रसबेरी होता है उनमें बलून जैसी संरचना बनती। हाइड्रोचेरी की बात करते हैं, हाइड्रो मतलब जल, यानी जल के द्वारा जो प्रसार होगा। बाराचोरी की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो प्रसार होगा, ठीक है। एनी मतलब हवा, ठीक है। हाइड्रो मतलब जल,
ठीक है। वहीं बाराचेरी मतलब ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा एबायोटिक। बायोटिक हमने पढ़ लिया, अब एबायोटिक पढ़ लिया हमने, अब बायोटिक पढ़ते हैं, जैविक प्रसार। मायर मेकोचेरी खरपतवारों के बीजों का कीटों या चींटियों के द्वारा प्रसार होना। मायर मेकोचेरी। ठीक है। आटोचेरी की बात करते हैं, स्वयं के द्वारा खरपतवारों के बीजों का प्रसार होना। जू चोरी की बात करते हैं, पशुओं के माध्यम से बीजों के प्रसार होना। पशुओं के माध्यम से, जो जैसे मान लो पशु जो है किसी फील्ड में चरने गए, ठीक है, अपना जो आहार है या घास है चरने गए, तो वहाँ पे जो वीड लगे होंगे वो उनके सीड जो है इनके या तो पैरों में आ जाएंगे या इनके जो खुर होते हैं, पैर जो होते हैं, ठीक है, उसमें आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। एंथ्रोपोचेरी की बात करते हैं। एंथ्रो का मतलब होता है मानव के द्वारा। मानव के द्वारा बीजों का प्रसार होना। एक देश से दूसरे देश में खरपतवारों के बीजों के फैलने के मुख्य जिम्मेदार कारक है। ठीक, कौन है? मानव है। ऑब्वियस बात है, जैसे इंडिया से कोई एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मान लो व्हीट का एक्सपोर्ट किया, गेहूं का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो जो गेहूं में व्हीट होंगे, ठीक है, वो हम लोग ही तो लेके जाएंगे, एक मनुष्य या एक मानव ही तो लेके जाएगा दूसरे देश में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोचेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोचेरी कहते हैं। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, कुछ खरपतवारों की सूची है, ठीक है, खरपतवारों की सूची, रोगों के लिए वैकल्पिक मेजबान, जो अल्टरनेटिव होस्ट होते हैं उनकी बारे में जान। पहला है इकाइनोक्लोआ स्पीसीज, जिसे हम क्या कहते हैं? जंगली धान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगली धान कहते हैं। ठीक है। इसका जो कीट क्या होता है? धान का तना छेदक होता है। क्या होता है? धान का तना छेदक, यानी कि स्टेम बोरर ऑफ राइस। क्या होता है? स्टेम बोरर ऑफ राइस होता है। ठीक है। चिनोपोडियम एल्बम, जिसे हम क्या बोलते हैं? बथुआ बोलते हैं। मक्का का तना छेदक होता है। मक्का का तना छेदक स्टेम बोरर ऑफ मेज किसका होता है? चिनोपोडियम एल्बम का होता है। क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम का होता है। ठीक है। एमरैंथस स्पीसीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? चौलाई बोलते हैं। अरहर का ग्राम कैटरपिलर होता है, जो पिजन पी का ग्राम कैटरपिलर होता है वो एमरैंथस स्पीसीज के लिए होता है। लेंटाना कैमरा जो होता है, ये जो वीड होता है। कपास का अमेरिकन बॉलवर्म, जो कॉटन का अमेरिकन बॉलवर्म है कीट, ठीक है, वो किसके लिए होता है? अल्टरनेट होस्ट लेंटाना कैमरा के लिए। ठीक है। अवीना फेचुआ या अवीना फटुआ, ठीक है, ये गेहूं और जौ के तना रोली रोग का, जो तने में रस्ट होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? फंजाई के द्वारा होता है। उसके लिए कौन सा अल्टरनेटिव होस्ट होता है? एविना फटुआ। सेक्रम स्पॉन्टेनियम की बात करते हैं, जिसे हम कांस बोलते हैं। मक्का का डाउनी मिल्ड्यू होता है, जो मेज का डाउनी मिल्ड्यू होता है, उसके लिए होस्ट कौन सा? सेक्रम स्पॉन्टेनियम होता है। ठीक है। सेंचरस सिलिरियस, ठीक है, ये अंजन घास होती है। क्या होती है? अंजन घास होती है। ठीक है। इसके लिए कौन होता है? बाजरे का अर्गट बीमारी व का कवक, ठीक, जो अर्गट डिजीज होता है बाजरे में, उसके लिए होता है। जंगली सरसों, जिसे सिनेपिस आर्वेंसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेपिस आर्वेंसिस कहते हैं। ठीक है। जो क्लब रूट या गोभी का, जो फूल गोभी का काला पैरा होता है, उसके लिए कौन होता है? जंगली सरसों होता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, इसमें अगला पॉइंट हमारा, खरपतवार के बीजों के लिए लोकप्रिय कहावत, 1 साल का वृक्षारोपण 7 साल की निराई गुड़ाई का होता है। ठीक है। 1 साल का बीजारोपण 7 साल की निराई गुड़ाई का होता है। ठीक है। मतलब 1 साल हमने बीज आवरण कर दिया, ठीक है, बीज रोपण कर दिया, उसके बाद क्या होता है? 7 साल निराई गुड़ाई, 7वें साल हम लोग करते हैं। खरपतवार बीज बैंक की बात करते हैं, या मिट्टी में मौजूद सभी व्यवहार खरपतवार बीजों व पारस्परिक प्रसार का भंडार है। बैंक का मतलब हो गया ना, जहां से बहुत सी चीजें जमा हो। ठीक है। अगला हमारा जो है खरपतवार बीज निकासी। ठीक है। मिट्टी से खरपतवारों के बीज का निकालना, उसे कहते हैं खरपतवार बीज निकासी। ठीक है। इसमें बीज के स्वतः अंकुरण प्लस घातक अंकुरण प्लस चींटियों, कृंतकों, पक्षियों व अन्य एजेंटों के द्वारा बीज मृत्यु दर या बीज क्षय या फंगल रोग जनकों के कारण जीवन क्षमता का ह्रास आदि शामिल है। ठीक है। मतलब इसमें जो अंकुरण होता है, ठीक है,
या घातक अंकुरण होता है, या चींटियों के द्वारा एक जगह दूसरे जगह, या पक्षियों के द्वारा, इन सभी चीज़ों के अलावा, ठीक है, जो इसमें बीमारियां वगैरह या फंगल रोगजनक लगते हैं, जो कि इसकी जीवन क्षमता को कमी करते हैं, उसे कहते हैं खरपतवार बीज निकासी। क्या कहते हैं? खरपतवार बीज निकासी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा सीड डॉर्मेंसी। नेक्स्ट हमारा क्या है? सीड डॉर्मेंसी की बात करते हैं। सीड डॉर्मेंसी हमारा क्या है? ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी होती? 3 प्रकार की होती है। वीट सीड डॉर्मेंसी, हार्पर का वर्गीकरण ये किसे दिया था? जो वीट की सीड डॉर्मेंसी थी, वीट सीड डॉर्मेंसी, ये किसने दिया था? ये दिया था हार्पर ने। किसने दिया था? हार्पर ने दिया था। कब दिया था? 1977 में। ठीक है, हार्पर ने 1977 में दिया था। ठीक है, इसकी बात करते हैं। एक होता है इनेट, एक होता है इनेट जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डॉर्मेंसी। यह आनुवांशिक कारकों एवं बीज आवरण में रासायनिक अवरोधकों के कारण होता है। मतलब जो जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है, वो क्या होता है? वो इनेट होता है। ठीक है, इंड्यूस की बात करते हैं, या इसे सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण कारकों जैसे टेम्परेचर, लॉगिंग, वाटर लॉगिंग आदि के कारण से होता है, जिससे कि हमारा जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप का आता है। एक इनफोर्स्ड आता है। ठीक है, क्या होता है? एक इनफोर्स्ड आता है। इनफोर्स्ड क्या होता है? इनफोर्स्ड होता है इसमें निष्क्रियता बीजों को गहरा जाने लगाने एवं प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न होती है। ठीक है, मान लो हमने एक सीड है हमारा, ठीक है, वो बहुत गहरा पहुंच गया। मान लो उसे 3 सेंटीमीटर, ये 3 से 5 सेंटीमीटर तक लगाना था। ठीक है, हमने उसे 10 सेंटीमीटर तक उसे जमीन में धसा दिया, तो क्या वो ग्रो हो पाएगा? नहीं ग्रो हो पाएगा। जब वो कभी जुताई निराई गुड़ाई होगी, तो जब वो उथली जड़ में आएगा या उथले लेवल पे आएगा, तभी तो वो ग्रो करेगा ना। तो इससे डॉर्मेंसी आ जाती है। ठीक है, क्वेसेंस क्या होता है? बीज में पाया जाने वाला एक प्रकार की सुषुप्तावस्था, उसे कहते हैं क्वेसेंस। क्या कहते हैं? क्वेसेंस कहते हैं। ठीक है, जंगली जई जो होती है, अवीना, फटुआ, 3 प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि ऐसी कौन सा वीड है जिसमें तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है? इंड्यूस, इनेट, इंड्यूस और इनफोर्समेंट, इनफोर्स्ड। तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था किसमें पाई जाएगी? वाइल्ड ओट में। वाइल्ड ओट मतलब जंगली जई में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा खरपतवारों का वर्गीकरण। अब हम वीट क्लासिफिकेशन की बात पढ़ेंगे। क्या? वीट क्लासिफिकेशन, वीट क्लासिफिकेशन की बात पढ़ेंगे। ठीक है, वीट क्लासिफिकेशन की बात पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल के आधार पे। किसके आधार पे? लाइफ साइकिल के आधार पे। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है। अगला हम पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल के आधार पे। अगर लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो 3 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। ठीक है, एनुअल मतलब 1 वर्षीय सीड। वह खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष या इससे कम अवधि में पूरा करते हैं उन्हें 1 वर्षीय खरपतवार कहते हैं। ठीक है, सबको पता है 1 वर्षीय क्या होता है। ये खरपतवार अधिकतर बीजों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब जो 1 वर्षीय होते हैं वो ज्यादातर किससे उत्पन्न होते हैं? सीड द्वारा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया। एक होते खरीफ खरपतवार, ठीक है, और एक होते रबी। तो हम लोग खरीफ के पहले पढ़ते हैं। इस वर्ग के खरपतवार के प्रारंभ जून से जुलाई में उगते हैं और वर्ष खत्म होने सितंबर से अक्टूबर तक अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। खरीफ का सीजन कब आता है? जून से होके, ठीक है, जून से होके लगभग कब आता है? जून से लेके सितंबर तक आता है। कितना? जून से लेके सितंबर तक ये माना जाता है, जनरली औसतन जो माना जाता है खरीफ का सीजन माना जाता है। ठीक है, तो जून से जुलाई से लेके सितंबर से अक्टूबर तक ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। इनमें कौन कौन से वीड आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। पहला आता है पत्थर चट्टा, साठा या सेंधी या कारपेट वीड। क्या होता है? पत्थर चट्टा आता, साठा आता, कारपेट आता या कोंदी आता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्राई एंथीमा स्पीसीज। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्राई एंथीमा स्पीसीज होता है। ठीक है, ये किसमें लगता है? सभी खरीफ वाली फसलों में पैदा होता है। ठीक है, लगभग जितनी भी खरीफ वाली फसलें हैं सब में पैदा होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं जंगली धान की। किसकी बात करते हैं? जंगली धान की। इसे कहते हैं इकाइनोक्लोआ कोलोना।
इकाइनोक्लोआ कोलोना, ये किस में लगता है? धान में लगता है। बर्नयार्ड घास, इकाइनोक्लोआ क्रसगेली, ये किस में लगता है? धान में। मतलब अगर बर्नयार्ड घास है तो बाद में क्रसगेली लगेगा, ठीक है। अगर जंगली धान है तो उसमें कोलोना लगेगा, बाकी स्टार्टिंग का इकाइनोक्लोआ दोनों में होगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जंगली जई। क्या बात करते हैं? जंगली जई या पिगवीट की। पिगवीट कहें, ठीक है, पिगवीट कहें या इसे जंगली एमरैंथस विरिडिस होता है। जंगली जई साइंटिफिक नेम क्या होता है? एमरैंथस विरिडिस होता है, जो किस में लगता है? मक्का ज्वार बाजरा तीनों में लगता है। जो मक्का ज्वार बाजरा तीनों में लगता है। कौन? एमरैंथस विरिडिस। कांटा चौलाई की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कांटा चौलाई की बात करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं एमरैंथस स्पाइनोसस। क्या कहते हैं? एमरैंथस स्पाइनोसस कहते हैं, ठीक है। ये मक्का ज्वार बाजरा ये भी लगता है। मतलब अगर कांटा चौलाई की बात करते हैं, पिगवीट या जंगली चौलाई की बात, चौलाई दोनों की, चौलाई जो होती है किस में लगती हैं? खरीफ की होती। खरीफ में किस में लगती है? मक्का ज्वार बाजरा में, ठीक है, चाहे जंगली हो चाहे कांटा चौलाई हो, ठीक है। अगला है गोखरू कांटा, ये किस में लगता है? ये सभी खरीफ वाली फसलों में लगता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइबुल टेरेस्ट्रिस। क्या होता है? ट्राइबुल टेरेस्ट्रिस होता है, ठीक है। हजार दाना की बात करते हैं, फाइलेंथस निरूरी होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? फाइलेंथस निरूरी होता है। किस में लगता है? सोयाबीन में, मूंग और उड़द में लगता है। किस में लगता है? सोयाबीन में लगता है, मूंग में लगता है और उड़द में लगता है, ठीक है। अगला है हमारा 60। इसको क्या कहते हैं? बेहरेविया डिफ्यूजा। क्या कहते हैं? बेहरेविया डिफ्यूजा इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है? बेहरेविया डिफ्यूजा इसका साइंटिफिक नेम होता है। मकोई की बात करते हैं, सेलेनियम नाइग्रम। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? सेलेनियम नाइग्रम होता है, ठीक है। ये किस में लगता है? सोयाबीन, मूंग, उड़द और मूंगफली में लगता है। अगला होता है हमारा मोथा, साइप्रस इरिया। क्या होता है हमारा? साइप्रस इरिया होता है, ठीक है। ये मक्का ज्वार बाजरा ये भी लगता है। मोथा और चौलाई किस में लगते हैं? मक्का ज्वार बाजरा में लगते हैं, ठीक है। मोथा चौलाई किस में लगते हैं? मक्का ज्वार बाजरा में लगता है, ठीक है। नूनिया की बात करते हैं, ये पोर्टुलेका स्पीसीज में लगते हैं। किस में लगते हैं? मक्का में लगते हैं, ठीक है। दूधी की बात करते हैं, यूफोर्बिया स्पीसीज, पोर्टोलेका स्पीसीज, नूनिया। दूधिया स्पीसीज, यूफोर्बिया स्पीसीज, ये किसमें? गर्मी की ऋतु में आते हैं, ठीक है। गाजर या कांग्रेस घास की बात करते हैं, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। गाजर या कांग्रेस घास क्या होते हैं? पार्थेनियम हिस्टोफोरस होता है, ठीक है। ये अफसली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें फसलें नहीं होती, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। लेकिन पाए किस में जाएंगे? खरीफ में। अब हम बात करेंगे रबी के खरपतवारों की, जो रबी ऋतु में पाए जाते हैं। मतलब जो ठंडी जगह, मतलब ठंडी जगह पे या ठंडे मौसम में पाए जाते हैं। रबी आप जानते ही हैं, अक्टूबर से लेके फरवरी या मार्च तक चलता है, ठीक है। रबी का सीजन फरवरी या मार्च तक चलता है। तो इसके बीच में जो भी खरपतवार उगेंगे, अपनी लाइफ साइकिल पूरा करेंगे, वो किसके अंदर आएंगे? रबी के अंदर आएंगे, ठीक है। इसमें खरपतवार है कृष्ण नील। इसका साइंटिफिक नेम होता है एनागेलिस अर्बेंसिस। क्या होता है साइंटिफिक नेम? एनाबेलिस अर्गेंसिस होता है। गेहूं जौ में लगता है। बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, गेहूं जौ में लगता है। खरथुआ चिनोपोडियम मुरैल, ये भी गेहूं जौ में लगता है। अगर बथुआ की बात, दोनों में थुआ है ना, तो यानी कि दोनों में चिनोपोडियम तो होगा। अगर खर है तो मुरैल हो जाएगा, बथुआ है तो एल्बम हो जाएगा, ठीक है। एल्बम मतलब बा से बथुआ हो जाएगा, तो बथुआ का चिनोपोडियम एल्बम हो जाएगा और खरथुआ का मतलब मुरैल हो जाएगा, ठीक है। प्याजी की बात करते हैं, एस्फोडिलियस ट्यूफोनीलियस, ये किस में होता है? चना में होता है, ठीक है। गेहूंसा, मंडूसी, गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा, ये चारों नाम है। गेहूंसा अगर आप क्वेश्चन में आ जाए, मंडूसी आ जाए, गुल्ली डंडा आ जाए, तो सब किसके नाम है? फेलेरिस माइनर के हैं। किस में लगता है? गेहूं में लगता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं जंगली जई। अगला हम बात करेंगे जंगली जई, किसका साइंटिफिक नेम होता है? एविना फटुआ का, ठीक है। किस में लगता है? गेहूं और जौ में लगता है। पीली सेंजी की बात करते हैं, मेरीलोटस इंडिका, किस में लगता है? चना और सरसों में लगता है, ठीक है। अगर सत्यानाशी की हम बात करते हैं, आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है, किस में लगता है? सरसों में लगता है। कासनी की बात करते हैं, किस में लगता है? सिंचोरियम इंटाबाइसिस होता है, किस में लगता है? बरसीम में लगता है, ठीक है। सत्यानाशी किस में लगेगा? सरसों में लगेगा। सा से सत्यानाशी, सा से सरसों, ठीक है। पीली सेंजी मतलब पीली सरसों होती है, यानी सरसों में भी लगेगा ये, ठीक है। लटजीरा की बात करते हैं, एकाइंथेरस अस्पेरा होता है साइंटिफिक नेम। टमरबेल की बात करते हैं, कस्कुटा स्पीसीज होता है,
किस में लगता है? रिजका में। अमर बेल किस में लगता है? खरीफ में। और टमर बेल रबी में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, ये तो हमारे थे एनुअल ब्रीड जो एक वर्षीय थे। अब द्विवर्षीय की बात करते हैं। ठीक है, बाइनियल वीट की अगर बात करें, इस वर्ग के खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं। ठीक है, पहले वर्ष क्या करते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं या वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। दूसरे वर्ष में ये सीड प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो क्रॉप होते हैं जब 2 वर्षीय होते हैं तो पहले में वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, उसके बाद वो सीड प्रोडक्शन करेंगे। जैसे जंगली गाजर डाकस स्पीसीज होती है। ठीक है, जंगली गोभी लूनिया निकोलिया होता है। ठीक है, जंगली प्याज होता है, कांसनी होती है और खीका वीट होता है। ये सारे के सारे द्विवर्षीय हैं। कांसनी की बात करते हैं या एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण। अगर आपसे कहता है कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय तीनों में कौन सा खरपतवार आता है तो कांसनी आता। कौन सा आता? कांसनी आता। वही आपसे कहता है तीनों डॉर्मेंसी किस में होती है? वो किस में होती है? जंगली जई में होती है। किस में होती है? जंगली जई में होती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं पेरिनियल वीड या बहुवर्षीय खरपतवार की। ठीक है, पेरिनियल वीड या बहुवर्षीय खरपतवार की बात करें। ठीक है, वे खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा, जिनका प्रसारण वानस्पतिक भागों द्वारा होता है। ठीक है, इनका जो प्रोपोगेशन होता है किससे होता है? वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जैसे जड़, तना, राइजोबियम, बल्ब, ट्यूबर इत्यादि से। जैसे मोथा, साइप्रस रोटेंडस, हिरनखुरी, दूब घास, साइनाडोन एक्टिलॉन, कांस, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, झड़बेरी, जिजिफस, रोडंटियोफोलिया, लेंटाना कैमरा, गाजर घास, नागफनी हो गया, जलकुंभी हो गया, बारुया जॉनसन घास, सोरगम हेलिपेंस होता है, ज्वार बाजरे का खरपतवार होता है। ठीक है, हिरनखुरी या कानवोलुलस आर्वेंसिस की बात करते हैं। फील्ड बाइंड वीड या गेहूं का आपत्तिजनक या ऑब्जेक्शनल खरपतवार होता है जो मृदा क्षरण को रोकता है। ठीक है, अगर हिरनखुरी की बात करते हैं, ये क्या करता है? ये हमारी जो सॉइल इरोजन होता है उसको रोकता है। किसको? सॉइल इरोजन को रोकता है। ठीक है, एक बीजपत्री जो मोनोकाट होते हैं। ठीक है, जिसमें एक बीज पत्र होता है या सकरी पत्ती वाले खरपतवार, द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ये खरपतवार 2,4-D के उपयोग से नष्ट नहीं होते। कौन? मोनोकाट। डाइकॉट ये 2,4-D के उपयोग से नष्ट हो जाता। मोथा साइप्रस रोटेंडस है, अपवाद हुआ नष्ट हो जाता है। ठीक है, जो मोथा होता है ये कैसा होता है? मोनोकॉट होता है। ठीक है, ये 2,4-D से नष्ट हो जाता है, लेकिन ये आता है मोनोकॉट में। वहीं अगर बात करते बथुआ, कैसा होता है? डाइकॉट होता है, लेकिन ये 2,4-D से क्या होता है? 2,4-D से मरता नहीं है। ठीक है, दूब घास की बात करें, साइनोडोन डेक्टाइलॉन होता है, लटजीरा इकाइरेंथस अस्पेरा होता है। ठीक है, मकरा की बात करते हैं, डिक्टाइलोविक्टिया अजीपटिकम होता है। क्या होता है? डिक्टाइलोविक्टिया अजीपटिकम होता है। कृष्णनील की बात करते हैं, इनागेलिस आर्गेंसिस होता है। क्या होता है? इनाबेलिस आर्गेंसिस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंगली धान की, हमारा होता है वाइल्ड राइस। ठीक है, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज होता है। ठीक है, 2 हमने पढ़ाए थे, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज के हमने 2 पढ़ाए थे अभी आपको। ठीक है, हिरनखुरी की बात करते हैं, कानवोलुलस आर्वेंसिस होता है। गुल्ली डंडा फेलरिस माइनर होता है। ठीक है, सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है। जंगली जई एविना फटुआ होता है। जंगली चौलाई क्या होता है? एमरंथस विरिडिस। जंगली जई एविना फटुआ, जंगली चौलाई एमरंथस विरिडिस होता है। ठीक है, बनू की बात करते हैं, सोरगम हेलिपेंस। खरतुआ की बात करते हैं, चिनोपोडियम मुरैल। क्या होता है? खरतुआ की बात करते हैं, चिनोपोडियम मुरैल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं फसल संबंध या सापेक्ष स्थिति के कारण आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, पहला होता है एब्सोल्यूट वीट। कुछ जो हमारे वीट के टाइप हैं इनको थोड़ा आप इंग्लिश में ही याद करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लो आपके ऑप्शन में लिख दिया कि एब्सोल्यूट वीट कौन सा है, एब्सोल्यूट वीट कौन सा है, तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कुछ वीट में, ठीक है, वो आप इंग्लिश में ही थोड़ा पढ़ें और याद करें। इस वर्ग में हमेशा खरपतवारी पौधे ही आते हैं। किसमें? एब्सोल्यूट वीट में, जो मनुष्य के लिए आर्थिक महत्व के नहीं होते एवं फसलों को सदैव हानि पहुंचते, जैसे हिरनखुरी हो गया, सत्यानाशी हो गया, प्याजी हो गया, कृष्णनील हो गया। सापेक्ष या जिसे रिलेटिव वीट कहते हैं, ये दूसरी फसलों के पौधे होते हैं जो बिना उगाए मुख्य फसल के साथ स्वतः उगाते हैं, जैसे गेहूं के साथ जौ या सरसों के पौधे उग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोगवीट। रोगवीट क्या होते हैं? वे अवांछित फसल की अन्य किस्म के ऑफ टाइप पौधे या अन्य
पौधे रहते हैं। ऑफ टाइप का मतलब क्या होता है? ऑफ टाइप का मतलब क्या होता है? मान लो हमने इस बार जो है व्हीट की अलग वैरायटी बोई, ठीक है। अगली बार हमें अगले साल जब बोना है तो हमने व्हीट की अलग वैरायटी बोई, ठीक है। तो जो पिछली बार वैरायटी बोई थी, ठीक है, उसके आधार पे उसके कुछ सीड जो है पड़े रह गए, उन्हें सही इन्वायरमेंट नहीं मिला, वो डॉर्मेंसी में रहे। तो वो अगले जब हमारी इन्वायरमेंट आएगा, मान लो ठंडक का सीजन आएगा जिसमें वीट बोया जाता है, तो उस टाइम वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम जब वो उगेंगे तो इसके साथ वो मिक्स हो जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं ऑफ टाइप पौधे, या जो स्पीसीज अलग किस्म होती है उसमें उगाते हैं, जिन्हें कहते हैं रोग वीट, ठीक है। इसी तरीके से वीट में होता है। अगला हमारा पूर्ण तना परजीवी, टोटल या होलो स्टेम पैरासाइट। टोटल होता है या होलो स्टेम पैरासाइट होता है। ये होता है अमरबेल, डोडर या कस्कुटा रिफ्लेक्सा होता है। क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट, कस्कुटा रिफ्लेक्सा होता है। इस खरपतवार में हरित लवक नहीं पाया जाता। किसमें? अमरबेल में। जिसमें भोजन स्वयं नहीं बनकर पोषी होस्ट क्रॉप के तने के ऊपर पानी एवं भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे पूर्ण तने का परजीवी खरपतवार बोला जाता है। पोषी फसलें कौन सी होती है? जैसे रिजका हो गया, मिर्च हो गया, मूंगफली हो गया, प्याज हो गया, दालें हो गई, सोयाबीन। इन पे ये अपनी लाइफ साइकिल डिपेंड करता है, पूरी करता है। इसके नियंत्रण के लिए पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट काम में लेते हैं। पैराक्वाट ग्लाइफोसेट क्या है, ये हम अभी आपको पढ़ाएंगे। ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। कैसे? नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है। तो टोटल रूट पैरासाइट की बात करते हैं तो कौन, अभी मैंने आपको बताया जो टोटल स्टेम पैरासाइट मैंने अभी आपको बताया कौन होगा। टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करते हैं तो कौन होगा? कस्कुटा होगा। टोटल स्टेम मतलब क्या होगा? कस्कुटा होगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं सेमी स्टेम की। सेमी स्टेम में कौन आएगा? रुक जाओ। सेमी स्टेम में कौन आएगा? लोरेंथस। क्या आएगा? लोरेंथस आएगा। हरित लवक पाए जाने के कारण स्वयं बनता है, परंतु पानी और पोषक तत्वों के लिए पोषी फसल के तनों से जुड़ा रहता है, इसलिए अल्प तने का परजीवी कहा जाता है। जैसे पोषी फसलें कौन सी? आम, बागानी फसलें या चाय, रबड़, सागवान। मतलब अगर टोटल स्टेम है तो पूरी की पूरी तरीके से किसी होस्ट प्लांट पे होगा, ठीक है। अगर सेमी स्टेम है तो यानी कि उसमें हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाएगा तो खाना वगैरह तो बनाएगा, लेकिन खाने के लिए जो न्यूट्रिएंट वगैरह बनाने के लिए जो उसमें उपलब्ध होंगे न्यूट्रिएंट वगैरह, ठीक है, जो जरूरत पड़ती है उस क्रिया को करने के लिए, वो उसके पास नहीं होंगे। वो लेने के लिए वो क्या करेगा? एक प्लांट को ढूंढेगा जो होस्ट बनाएगा, जिससे उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आम आता है, बागानी आते हैं, ये सभी चीजें सेमी स्टेम में आएंगी, ठीक है। तो टोटल स्टेम हो गया आपका, एक हो गया सेमी स्टेम, कस्कुटा हो गया, और ये हो गया हमारा लोरेंथस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट पैरासाइट जो होते हैं। किसकी? रूट पैरासाइट की बात करते हैं, ठीक है। रूट पैरासाइट की बात करते हैं, ऐसे परजीवी खरपतवार पोषी फसल की जड़ों से जुड़े रहते हैं। क्या कहते हैं? पोषी फसल की जड़ों से जुड़े रहते हैं। टोटल रूट पैरासाइट या होलो पैरासाइट की बात करते हैं, ये आरपीएससी एआरओ 2016 में आया भी है। इस खरपतवार में हरित लवक नहीं पाया जाता, इसमें भी नहीं पाया जाएगा। इसमें भोजन स्वयं नहीं, पोषी फसल के होस्ट की जड़ों से पानी, भोजन एवं सब प्राप्त करता है, इसलिए पूर्ण जड़ परजीवी कहा जाता है। जैसे ओरोबैंकी हो गया। क्या होता है? ओरोबैंकी। इसकी फसल कौन सी? सरसों, सोलेनेसी कुल के सभी होते हैं, ठीक है। ओरोबैंकी का मतलब होता है ये इसकी जड़ों में पूरी तरीके से अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, ठीक है। पूरा डिपेंड रहता है किस पे? सरसों और सोलेनेसी क्रॉप पे, ठीक है। कौन होता है? ओरोबैंकी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा सेमी रूट पैरासाइट। क्या होता है? सेमी रूट। उसी तरीके से इसकी जो फसल कौन सी है? ज्वार हो गई, बाजरा, मक्का और सूरजमुखी हो गई, ठीक है। सेमी रूट पैरासाइट क्या होता है? सेमी रूट। सुसाइडियल जर्मिनेशन की बात करते हैं, स्टाइगा के नियंत्रण के लिए अपोसी फसल कपास उगाते हैं। कौन सी? इसके लिए पोषी फसल नहीं उगाते, अपोसी फसल पर कपास उगाते हैं। इसकी जो जड़ें होती है इसमें स्ट्राइगोल नामक रसायन स्रावित होते हैं, जो स्टाइगा का अंकुरण जल्दी करा देती है, जिससे बिना पोषी फसल के उगते ही रुखड़ी के पौधे मर जाते हैं। क्या होते हैं? रुखड़ी के पौधे मर जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम अब बात करें कि टोटल, अब बताइए आप टोटल
स्टेम पैरासाइट कौन सा है? टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा है? कसकुटा। सेमी स्टेम कौन सा हो गया? लॉरेंथस हो गया। टोटल रूट कौन सा हो गया? टोटल रूट पैरासाइट की बात करते हैं तो कौन सा हो गया? एक सेमी रूट पैरासाइट की बात करते हैं, वो कौन सा हो गया? अगर टोटल रूट पैरासाइट की हम बात करें, ठीक है, क्योंकि सेमी स्टेम क्या हो गया? लॉरेंथस हो गया, ठीक है। टोटल रूट क्या हो जाएगा? ओरोबैंकी हो जाएगा, ओरोबैंकी हो जाएगा, ठीक है। सेमी स्टेम क्या हो जाएगा? स्ट्राइगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी स्टेम स्ट्राइगा हो जाएगा। सेमी क्या होगा? स्ट्राइगा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद करने का, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है, सब लोग इसको जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठाए, उनके अलावा जो भी पढ़ते हैं वो लोग जरूर कंफ्यूज ये। तो इसमें हम लोग ये करते हैं, टोटल पहले हम स्टेम की बात करते हैं, ठीक है। हम पहले स्टेम की बात करते हैं, ठीक है। जो लॉरेंथस है, कैसा कुटा, कुटा का मतलब हम लोगों के आप बोला नहीं था, कोट दिया मतलब मारा, तो कूटा, लॉरेंथस को कूटा, कैसे? टोटल कूटा। क्या कूटा? टोटल लॉरेंथस को कूटा, ठीक है। या लॉरेंथस कूटा कैसा? टोटल 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 कूटा, ठीक है। तो टोटल रूट पैरासाइट क्या हो जाएगा? कसकुटा हो जाएगा, और इस सेमी रूट क्या हो जाएगा? लॉरेंथस हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर स्टेम की बात करते हैं, ठीक है, स्टेम में हम लोग एल सी याद कर सकते हैं, ठीक। एल सी लॉरेंथस और कसकुटा हो जाएगा। लॉरेंथस क्या हो जाएगा? ये सेमी स्टेम हो जाएगा। कसकुटा क्या हो जाएगा? हॉलो स्टेम हो जाएगा, एल सी, ठीक है। अगर रूट की बात करते हैं, रूट में हम लोग याद करते हैं स्ट्राइगा, ठीक है। स्ट्राइगा के बाद ओ एस या एस ओ याद कर सकते हैं। स्ट्राइगा होगा सेमी रूट पैरासाइट, और ओरोबेंची हो गया, क्या होगा? मतलब ओरोबेंची जो होगा टोटल रूट पैरासाइट होगा। ओरोबेंची टोटल मतलब पूरा का पूरा, और सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब स्ट्राइगा, ठीक है। सेमी का मतलब हो जाएगा स्ट्राइगा। एक बार फिर से देखते हैं, रूट हो गया, ठीक, ये स्टेम हो गया, ये हो गया टोटल, टोटल स्टेम पैरासाइट, ये हो गया सेमी स्टेम पैरासाइट। रूट में टोटल रूट पैरासाइट हो गया, ये सेमी रूट पैरासाइट हो गया। अरे रूट की बात करते हैं टोटल, तो ये कैसा हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, मतलब चारों तरफ से गोला हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 0, यानी ओरोबैंकी। सेमी रूट पैरासाइट की बात करते हैं, ये स्ट्राइगा हो जाएगा। सेमी मतलब स्ट्राइगा। टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा? कसकुटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कसकुटा। कैसा कुटा? कौन कुटा? लॉरेंथस कुटा। कौन कुटा? लॉरेंथस कुटा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट के आधार पे, सॉइल और क्लाइमेट के आधार पे बात करते हैं, ठीक है। जो जलमग्न भूमियां होती, जहाँ पे पानी भरा ही रहता है, वहाँ जलकुंभी होगी, ऑब्वियस बात है, जलकुंभी पानी में ही होती। हाइड्रिला पाया जाएगा, पिस्टिला पाया जाएगा, वेलिसिनेरिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हाइड्रिला, पिस्टिला और वेलिसिनेरिया पाया जाएगा। रेगिस्तानी खरपतवार की बात करते हैं, नागफनी, बबूल, झाड़बेरी और जौसा, ठीक है। कृषि क्षेत्रों के खरपतवार की बात करते हैं, जैसे बथुआ हो गया, खतरवा हो गया, या प्याजी हो गया, बिसरखप हो गया, सैंची हो गया, मोथा हो गया, जंगली चई, ये सारे के सारे कैसे हैं? एग्रीकल्चर एरियाज के खरपतवार है, ठीक है। अकृषित क्षेत्रों के, जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, जैसे लंटाना हो गया, गाजर घास हो गया, गोखरू हो गया, धतूरा हो गया, ये सारे। अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो देखते हैं ओरिजिन के आधार पे, कहाँ पे इसका उत्पत्ति स्थान है उसके आधार पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलियन, इन्वेजिव या एंथ्रोफाइट खरपतवार क्या होते हैं। ये अन्य देशों से भारत में आते हैं, मतलब कि किसी एक देश से दूसरे देश में अगर खरपतवार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उन्हें एलियन खरपतवार कहते हैं, या इन्वेजिव कहते हैं, या एंथ्रोफाइट खरपतवार कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे हमारा कांग्रेस घास है या गाजर घास है, जो पार्थेनियम हिस्टोफोरस जिसका साइंटिफिक नेम है। ये कहाँ से आया? ये यूएसए से आया, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गेहूँसा, जिसका नाम है फाइलरिस माइनर, ये कहाँ से? यूरोप से आया है, ठीक है। जलकुंभी, इकोनिया क्रेसिपिस, ये कहाँ से आया है? ये दक्षिण अमेरिका से आया। लेंटाना कैमरा इसी तरीके से ट्रॉपिकल अमेरिका से आया। दूब घास की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट से आया, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं,
आगे जैसे हमारा है, इसको हटाते, आगे हमारा अमरबेल, एमरंथस ये कहाँ से आया, चीन से आया। सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको से आया, ठीक है। मोथा कहाँ से आया, साइप्रस रोटेंडस है, ये कहाँ से आया, यूरोप से आया। ओरोबेंची स्पीसीज की बात करते हैं, यूरोप से आया, ठीक है। सोरगम हेल्पेंस की बात करते हैं, किससे आया, मेडिटेरियन रीजन से आया, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसके फोटोसिंथेसिस के आधार पे। फोटोसिंथेसिस के आधार पे हम लोग जानते हैं 3 टाइप के प्लांट होते हैं, एक C3 होते हैं, एक C4 होते हैं और एक कैम प्लांट होते हैं, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग जानेंगे C3 कौन कौन से खरपतवार होते हैं, जैसे फलेरिस माइनर गेहूं का मामा, अवीना फटुआ जंगली जई जो होते, चिनोपोडियम एल्बम जिसे हम बथुआ बोलते हैं वो हो जाएगा, कानवोल्वोलस अर्वेंसिस हो जाएगा, एगरेटस कन्वोराजाइट्स हो जाएगा, कैमेलिना बेंगालेंसिस हो जाएगा, इकोर्निया क्रेसिपिस हो जाएगा, फेलेंथस निरूरी हो जाएगा, जैंथियम स्ट्राइमेरियम हो जाएगा और पार्थेनियम हिस्टोफोरस हो जाएगा। ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे C3 प्लांट हैं या C3 खरपतवार, ठीक है। C4 की बात करते हैं, साइप्रस रोटेंडस हो जाएगा, साइनोडोन डेक्टाइलॉन हो जाएगा, एमरंथस स्पीसीज हो जाएगी, सोरगम हेल्पेंस हो जाएगा, पोर्टुलाका ओलेरेरिया हो जाएगा, इम्पीटा सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ट्राइंथम पोर्टुलेस्ट्रम हो जाएगा, इकाइनोकोला स्पीसीज हो जाएगा और डिजिटेरिया सेंजिलेंसिस हो जाएगा, और एल्यूसिन इंडिका हो जाएगा। ये सारे के सारे कहते हैं C4 खरपतवार। अब कैम वीट की बात करते हैं, कोनिजा नूतन हो जाएगा, ठीक है। एग्रीटम कोहाइंडस हो जाएगा, सिरसियम टेक्सानम हो जाएगा और कैलोकेसिया स्पीसीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलोकेसिया स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। कैलोकेसिया स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। C3 जो होते हैं ये सकरी पत्ती वाले होते हैं, C4 क्या होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, और कैम जो है इन दोनों से मिले हुए खरपतवार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैम खरपतवार होते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, आगे एक डेफिनेशन है जिस कौन सी है, बायो रेमेडिएशन क्या होता है। कुछ खरपतवार मिट्टी या जलीय स्रोत से भारी धातुओं को हटाते और संचित करते हैं, जैसे इक्विनोकोरा कैसिपिस और हाइड्रिला लीड। ये मरकरी और कैडमियम के बायो रेमेडिएशन के लिए काम करता है, मतलब इसे हटाते हैं या फिर इसे संचित करते हैं, मतलब एकत्र करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बायो रेमेडिएशन करते हैं। क्या करते हैं, उन्हें बायो रेमेडिएशन होता है उसके बारे में, ठीक है। जो खरपतवार नियंत्रण उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वीड कंट्रोल के बारे में। हम लोग वीड को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले निषेधात्मक या निरोधात्मक, जिसका इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव मेथड। इसमें क्या कहते हैं, किसी नए क्षेत्र में जिसमें वीड नहीं है, ठीक है, वहाँ पर वीड आने से रोकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव मेथड कहते हैं, या हिंदी में इसे निरोधात्मक यंत्र नियंत्रण विधि कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा उन्मूलन या इरेडिकेशन, खरपतवारों को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उन्मूलन कहते हैं या इरेडिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ, ठीक, किस तरीके से हम लोग खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। पहली है यांत्रिक विधि, या इसे टीलेज ऑपरेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या, या तो हम हाथ से उखाड़ के उसे वीट को फेंकते हैं, या अपने चाहे फावड़ा हो या खुरपी हो उससे क्या निराई गुड़ाई करते हैं, जला देते हैं, या फिर मोवर के प्रयोग करते हैं जिससे वो काट देते हैं, ठीक है। या जो नहर के क्षेत्र होते हैं उसमें पानी भर देते हैं जिससे कि खरपतवार हमारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला हमारा स्टील सीड बेड, इसमें क्या करते हैं, एक जो हमारा खेत होता है उसमें पानी देते हैं फसल बोने के पहले, ठीक है। जब उसमें हमारे जो वीड होते हैं वो निकल आते हैं, तो जब वो निकल आएंगे उसके बाद क्या करेंगे, या तो उसमें हम कोई रसायन देंगे जो कि हमारा क्या होगा, या तो पैराकॉट डाइकॉट होगा, ठीक है, या तो उसमें क्या हम करेंगे, या तो उसमें हम जुताई कर देंगे, उन्हें जो हमारे वीड होंगे उनको क्या उसी में दबा देंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्टील सीड बेड, ठीक है। अगला हमारा है जैविक विधि द्वारा, जैविक विधि द्वारा या बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल द्वारा। इसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं या पैथोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब माइको हर्बिसाइड क्या होता है, खरपतवार नाशी जो फफूंद और बीजाणुओं से बने होते हैं उसे कहते हैं क्या माइक्रो नहीं, माइको हर्बिसाइड। माइको मतलब होता है जो हमारे फंगस होते हैं, ठीक है। फंगस के द्वारा जब हम खरपतवार नाशी को हटाते हैं उसे कहते हैं माइको हर्बिसाइड कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से माइको हर्बिसाइड होते हैं। जैसे पहला है हमारा डिवाइन। डिवाइन कब बना था, 1981 में, और विश्व का पहला जो माइको हर्बिसाइड बना था वो कौन सा है, डिवाइन, फर्स्ट है किसमें,
वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सा बना था? डिवाइन बना था। कब? 1981 में। ये किसको कंट्रोल करता है? ये करता है मोरेनेशिया ओडोराटा को। इसमें फंगस कौन सा होता है? फाइटोपथेरा पल्मीवोरा। कौन सा फंगस होता है? फाइटोपथेरा पल्मीवोरा। किसे कंट्रोल करता है? मोरेनेशिया ओडोराटा को। नेक्स्ट हमारा कोलेगो। कोलेगो इसमें कौन सा फंगस होता है? कोलेट्रोट्राइकम ग्लोसोपिरोइड्स। कोलेट्रोट्राइकम ग्लोसोपिरोइड्स होता है। ये किसे नियंत्रण करता है? जॉइंट बेंच को नियंत्रण करता है। किसे? जो धान में जॉइंट बेंच लगता है उसे नियंत्रण करता है। अगला हम बात करते हैं बायोपोलरिस। बायोपोलरिस क्या होता है? बायोपोलरिस होता है बायोपोलरिस सर्गिकोला। ये एक फंगस होता है, ठीक है। किसे ये कंट्रोल करता है? बरू, या जिसे क्या बोलते हैं? जॉनसन घास बोलते हैं। क्या? जॉनसन घास बोलते हैं। उसे कौन सा कंट्रोल करता है? बायोपोलरिस सर्गिकोला, ठीक है। बायोपॉज की बात करते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है, इसे कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। ये जो है किससे बनता है? फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है, जो खरपतवारों को नष्ट करने का काम में लेते हैं, ठीक है। किसे? बायोपॉज को। नेक्स्ट हमारा है लूबियो 2। कौन सा है? लूबियो 2। यह अमरबेल का बायो हर्बिसाइड है। अमरबेल को किससे हटाते हैं? लूबियो 2 से हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ इंसेक्ट। किस इंसेक्ट का यूज़ करते हैं? तो अगर हम बात करते हैं क्रोसीडोसिमा को, क्रोसीडेस्मा लेंटाना, इसके लिए लेंटाना कैमरा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर क्रोसीडेस्मा लेंटाना है, लेंटाना कैमरा में यूज़ किया जाएगा। डेक्टोलोपियस डोमेंटस है, ये नागफनी या ओप्टियस वल्गेरिस में यूज़ किया जाएगा। बैक्ट्रा वेरुटेना है, ये मोथा या साइप्रस रोटेंडस में यूज़ किया जाएगा। जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा है, ये किसमें? गाजर घास या पार्थेनियम में यूज़ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाइगोग्रामा बायोकोलोराटा गाजर घास या पार्थेनियम में हिस्टोफोरस के लिए। बैक्ट्रा वेरुटेना या मोथा या साइप्रस रोटेंडस के लिए। नियोचेटिना इरकोनी, ये किसके लिए? जलकुम्बिया इकोनिया कैस्पिस के लिए, ठीक है। टेगेटस गेंदा के लिए गाजर घास, पार्थेनियम, हिस्टोफोरस, ठीक है। तो गाजर घास के लिए एक तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा हो गया, एक टेगेटस या गेंदा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्प फिश की बात करते हैं। जो एक फिश हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन उसे क्या बोलते हैं? कार्प बोलते हैं। ये कैसी है? जली, जो हमारे इक्वेटिक वीड होते हैं, ठीक है, जो हमारे जल में वीड होते हैं या वीड वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए क्या करते हैं? उनको जो है ख़त्म करने का काम कौन करती है? कार्प फिश करती है या मछली, चाइनीज़ मछली करती है, ठीक है। अगला हमारा क्रिप्टोबेगस साल्विकी। क्रिप्टोबेगस साल्विनी, ये वाटर फर्न जो होता है, वाटर फर्न जिसे क्या बोलते हैं? साल्वानिया मोलेस्टा, उसको ख़त्म करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण। जो हमारे केमिकल कंट्रोल जो करते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक नियंत्रण में हम लोग देखते हैं, इसमें खरपतवारों को नियंत्रण करना शाकनाशी रसायनों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब रासायनिक नियंत्रण तो इसमें केमिकल यूज़ किए जाएंगे। विश्व का पहला जो कार्बनिक ऑर्गेनिक जो हर्बिसाइड है 2,4-D था, जो 1941 में पोर्कनी के द्वारा पादप हार्मोन के रूप में खोजा गया था। किसके द्वारा? पोर्कनी के द्वारा। भारत में इसका शाकनाशी के रूप में 1946 में शुरू किया गया। 1941 में खोजा गया, ठीक है। 1946 में इंडिया में शुरू कर दिया गया। किसका यूज? 2,4-D का। 2,4-D का प्रयोग गेहूं व अन्य फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार के खरपतवार नष्ट होंगे? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। शाकनाशी रसायनों का वर्गीकरण की बात करते हैं। अगर चयन के आधार पर या सिलेक्शन के आधार पर बात करें तो पहले होते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ये शाकनाशी खड़ी फसल में टारगेट पौधे या जिस भी खरपतवार के लिए डाले जा रहे हैं उसको ही नष्ट करते हैं, हमारी फसल को नष्ट नहीं करते, इसीलिए इसे कहते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड। जैसे 2,4-D, एट्राजिन, सेमेजिन, ये सारे के सारे कैसे हैं? सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है। अगला हमारा नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं? ये ऐसे शाकनाशी होते हैं जो खरपतवारों के साथ साथ हमारी फसल को भी नष्ट कर देते हैं, वो होते हैं नॉन सिलेक्टिव। जैसे सड़कों के किनारे या खरपतवार बाहुल्य वाले आकर्षित क्षेत्रों में इनका प्रयोग बहुत मुख्यतः होता है। जैसे हम लोग देखते नहीं, सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे ऐसे प्लांट हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो उनको किसका यूज़ करके हटाते हैं? उनका यूज़ करते हैं हम नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का, ठीक है। जैसे इसमें कौन सा डाइक्वाट आ जाएगा,
पैराक्वाट आ जाएगा, ग्लाइफोसेट आ जाएगा, वीड ऑयल आ जाएगा। ये सभी किस में आ जाएंगे? नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड में आ जाएंगे। इनको जीरो टिलेज हर्बिसाइड भी कहते हैं, क्योंकि जीरो टिलेज में फसल लगाने से पहले इन शाकनाशियों का प्रयोग कर खरपतवार नियंत्रण किया जाता है तथा इनका मृदा में शीघ्र ही अपघटन हो जाता है, जिससे मृदा में अवशेष या रेसिड्यूज जो होते हैं शेष नहीं रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अनुप्रयोग समय के आधार पे। अनुप्रयोग समय के आधार पे, अनुप्रयोग समय का मतलब होता है कौन से जो खरपतवार नाशी होते हैं जिनका हम फसल बोने के पहले करते हैं, या कौन से ऐसे खरपतवार नाशी होते हैं जिनका हम जो यूज़ फसल बोने के बाद करते हैं। ठीक है। तो अगर हम पहली बात करें, सबसे पहला हमारा है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ये क्या होता है? जब हम फसल बोने के स्टार्ट करते हैं या ग्रोइंग या सोइंग करते हैं, उसके 1 से 2 दिन पहले इनको यूज़ करते हैं। जैसे कौन कौन से? फ्लूक्लोरेलिन है, या ट्राई फ्लोरेलिन है, या ईटीपीसी है। ये प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है। अगला हमारा प्री इमरजेंस, अंकुरण से पहले जिनका यूज़ करते हैं। ठीक है। फसल तो बो देते हैं, उसके बाद जब अंकुरण होता है उसके पहले हम यूज़ करते हैं एट्राजिन को, एलाक्लोर को, ब्यूटाक्लोर को, पेंडिमेथिलिन को, मेट्रीब्यूजिन को। एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, पेंडिमेथिलिन, मेट्रीब्यूजिन या एट्राजिन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकुरण के शीघ्र बाद, मतलब जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके तुरंत बाद हम यूज़ करते हैं, जैसे 15 से 20 दिन के बाद। तो किस में यूज़ करते हैं? मूंगफली में यूज़ करते हैं, सोयाबीन में, ग्वार, मूंग में। ये सभी में हम क्या यूज़ करते हैं? अर्ली पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, जिसमें इमिजाथापिर एवं क्यूजा लोफेक इथाइल जो है इसमें आता है। ठीक है। पोस्ट इमरजेंस की बात करते हैं, यह शाकनाशी फसल अंकुरण के बाद खड़ी फसल में उपयोग के, जैसे 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान, प्रोपेनिल, ये सारे के सारे जो होते हैं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और कौन से हर्बिसाइड होते हैं। अगला हम बात करते हैं मृदा में अवशेष के आधार पे, जो हम रेसिड्यू बचा देते हैं। ठीक है। रेसिड्यू बचा, उसके आधार पे हम बात करते हैं। तो नॉन रेसिडुअल या जीरो अवशेष शाकनाशी, इन शाकनाशियों का प्रयोग करने पर ये शीघ्र अपघटित हो जाते हैं तथा भूमि में विषैला प्रभाव बहुत कम समय के लिए ही करते हैं, इसीलिए नॉन रेसिडुअल इन्हें बोला जाता है। मतलब अगर इन्हें डाल दिया गया, ठीक है, मान लो अगर इन्हें किसी खेत में डाल दिया जाता है तो इनका जो असर होता है ये कुछ दिनों बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो ये इन्हें क्या कहेंगे? जीरो हर्बिसाइड कहेंगे या नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड बोलेंगे, जैसे डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। रेसिडुअल हर्बिसाइड या अवशेष हर्बिसाइड क्या होते हैं? इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो असर होता है, ठीक है, जैसे 2,4-D का असर 3 से 4 सप्ताह तक रहता है। ट्राइजिन्स में सिमेजिन और एट्राजिन आता है, इनका 1 से 2 साल तक रहता है। फेनेक का 2 साल से अधिक तक रहता है। ठीक है। तो जिनका प्रभाव ज़्यादा रहता है उनको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल हर्बिसाइड बोलते हैं। अगला हम बोलते हैं सॉइल फ्यूमिगेंट्स। इनका प्रभाव भूमि में कुछ समय तक रहता है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, मीथेन या सोडियम, उन्हें कहते हैं सॉइल फ्यूमिगेंट्स। ठीक है। 3 टाइप के हमने पढ़े। एक तो होते हैं हमारे नॉन रेसिडुअल, एक होते हैं रेसिडुअल, ठीक है, एक होते हैं हमारे फ्यूमिगेंट्स, एक होते हैं हमारे फ्यूमिगेंट्स। ठीक है। इनका असर नहीं रहता, इनका असर कुछ दिनों तक रहता है, इनका असर जो है कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला है हमारा शाकनाशियों का मोड ऑफ एक्शन के आधार पे। कुछ हमारे शाकनाशी होते हैं जो कांटेक्ट में आने पर जो हमारा वीड होता है उसकी, उस प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि वो वीड जो होता है हमारा ख़त्म हो जाता है। जैसे पैराक्वाट हो गया, डाइक्वाट हो गया, प्रोपेनिल हो गया। पैराक्वाट, डाइक्वाट और प्रोपेनिल कैसे हैं? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। अगला हम बात करते हैं ट्रांसलोकेट सिस्टमिक हर्बिसाइड की बात करते हैं। किसकी? ट्रांसलोकेट या सिस्टमिक हर्बिसाइड की बात करते हैं। शाकनाशी जो खरपतवारों को किसी भी भाग पर प्रयुक्त करने पर, ठीक है, उस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा इनके कार्यकी तंत्र को प्रभावित कर संपूर्ण पौधे को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। जैसे 2,4-D ग्लाइफोसेट आइसोप्रोटीरान, 2,4-D ग्लाइफोसेट आइसोप्रोटीरान, ये कैसे होते हैं? सिस्टमिक हर्बिसाइड होते हैं। मतलब ये इन पे अगर छिड़का जाता है, ठीक है, इन पे अगर स्प्रे किया जाता है तो ये क्या करते हैं केमिकल, ये प्लांट के कांटेक्ट में आने पे उसके अंदर चले जाते हैं। जब अंदर चले जाएंगे तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है उसको ख़त्म कर, जिससे कि प्लांट हमारा जो है, हमारा क्या वीड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक ग्रुप के आधार पे। ठीक है। जो केमिकल ग्रुप्स होते हैं उनके आधार पे अगर हम बात करते हैं,
एलिफेटिक्स, इसमें कौन आता है? डेलापॉन और टीसी आता है। एलिफेटिक्स की बात करते हैं, इसमें डेलापॉन आता है और टीसी आता है। एमाइड की बात करते हैं, इसमें प्रोपेनिल आता है। एमाइड में कौन आता है? प्रोपेनिल आता है। एसिटामाइड में एलाक्लोर ब्यूटाकोर, क्लोर वाले जितने हैं वो किस में आएंगे? एसिटामाइड में आएंगे। केवल एमाइड में कौन आता है? प्रोपेनिल आता है। बाई पायरिलिडियम किस में आएगा? पैराक्वाट डाइक्वाट आता है। कौन आता है? पैराक्वाट डाइक्वाट बाई पेरिलिडियम आता है। ठीक है। डी नाइट्रो एलिनिन्स, फ्लूक्लोरेलिन, पेंडिमेथनिन, जिसमें लास्ट में लीन आ जाए वो डाई नाइट्रो एनिलिन्स में आते हैं। जिसमें क्लोर आ जाए वो एसिटामाइड में आते हैं। ठीक है। फिनॉक्सी एसिडिक 2,4-D MCPA 2,4,5-T, 2,4-D MCPA 2,4,5-T किस में आएंगे? आ जाएंगे फिनॉक्सी एसिड्स में आ जाएंगे। ट्राइजीन्स की बात करते हैं, इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएंगे सिमेजिन, एट्राजिन, जिसमें बाद में जीन आते हैं वो किस में आ जाएंगे? ट्राइजीन्स में आ जाएंगे। सिमेजिन हो गया, एट्राजिन हो गया, मेट्रीब्यूजिन हो गया, टार्बोटायरिन हो गया। ठीक है। अगला हमारा फिनाइल यूरिएज, इसमें आइसोप्रोट्यूरान, मोनोयूरान और डाईयूरान, जिसमें यूरान आ जाए वो फिनाइल यूरिएज में आ जाएंगे। सुफोनिल यूरिएज की बात करते हैं तो मेटासल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान। ठीक। अगर सल्फो की बात करते हैं तो इसमें सल्फोसल्फ्यूरान और मेटासल्फ्यूरान दोनों आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनक्लासिफाइड की बात करते हैं तो इसमें कौन आएगा? इसमें ग्लाइफोसेट आता है। अनक्लासिफाइड में कौन आता है? अनक्लासिफाइड में हमारा ग्लाइफोसेट आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो पॉइंट है अगला उसकी बात करते हैं। ग्लाइफोसेट जो होता है ये नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकिव शाकनाशी होता है। ग्लाइफोसेट जो होता है नॉन सिलेक्टिव होता है। पीड़कनाशी पेस्टिसाइड की बात करते हैं, इसमें शाकनाशी, कवकनाशी मतलब हर्बिसाइड, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड या चूहानाशक, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैट को जो मारते हैं, ठीक है, उसे चूहानाशक बोलते हैं या वृद्धिनाशक, ये सभी आते हैं। किसमें आते हैं? पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड में आते हैं। ठीक है। पेस्टिसाइड के अंदर सारे के सारे चीज़ें ये आती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आगे, अगला हमारा पॉइंट है, जबकि कीटनाशक जो इंसेक्टिसाइड केवल कीटों को नष्ट करने के लिए काम आता है। 2,4-D की खोज पोर्क्वेनी ने खरपतवार विज्ञान में क्रांति के लिए की थी। ठीक है। अगर जो पोर्क्वेनी ने 2,4-D की खोज की थी उसके बाद जो खरपतवार विज्ञान में क्रांति आई थी। खरपतवारों का प्रयोग मुख्यतः नम एवं सिंचित भूमियों में किया जाता है जिसमें मॉइस्चर उपलब्ध होता है। शाकनाशी अन्य पीड़कनाशियों की तुलना में ज़्यादा सक्रिय विषैले होते हैं। ठीक है। जो हर्बिसाइड होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, फंजीसाइड, उनसे ज़्यादा विषैले होते हैं। इससे इनके प्रयोग के लिए मोटी फुहार वाला फ्लड जेट नोजल काम में लेते हैं, जिसकी फुहार सॉलिड कोन पैटर्न बनाती, जिससे हवा के बहाव द्वारा पास वाली फसल में नुकसान कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पीड़कनाशियों में सबसे ज़्यादा ड्रिफ्ट नुकसान शाकनाशी के छिड़काव द्वारा होता है। ठीक है। इसलिए छिड़काव के समय सबसे मोटी फुहार शाकनाशियों के लिए, मध्यम मोटी फुहार शाकनाशियों के लिए एवं महीन मोटी फुहार फफूंदनाशियों के स्प्रे के लिए रखते हैं। ठीक है। महीन जो होती है वो फंगस के लिए रखते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा मोटी किसके लिए रखते हैं? ये हर्बिसाइड के लिए रखते हैं। और उससे मध्यम आकार की किसके लिए? ये कीटनाशक, मतलब अगर इंसेक्टिसाइड का कर रहे हैं, इसको ऐसे इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नोजल जो निकलने वाला जो प्रेशर होगा वो मीडियम होगा। ठीक है। अगर हम हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हर्बिसाइड यूज़ करते हैं तो उसमें जो होता है, उसमें जो नोजल होती है वो मोटी होती है। ठीक है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं फंजीसाइड, ठीक है, फंजीसाइड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नोजल कैसी होगी? महीन होगी और कम आकार वाली होगी। ठीक है। विश्व में उपयोग के आधार पर पेस्टिसाइड क्रम जो होता है, सबसे ज़्यादा जो विश्व में उपयोग किया जाता है हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, जिसे हम हिफ बोल सकते हैं, हिफ। ठीक है। अगर हम भारत की बात करते हैं, यहाँ इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा, IFH ये उल्टा हो जाएगा, IFH ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ये तो सेम है, IFH को इधर ले आएंगे। ठीक है। हिफ किधर आ जाएगा? हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड ये आ जाएगा वर्ल्ड में। अगर IFH की बात करते हैं किस में आ जाएगा? ये इंडिया में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फसलों में प्रयोग किए जाने के आधार पर। ठीक है। कुछ हमारे हर्बिसाइड हैं जो फसलों में प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे धान में ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल, बेंथियोकार्ब, पायरेजोलोसल्फ्यूरान या नाइट्रोफेन, ये सभी यूज़ किए जाते हैं किसमें? धान में। इनका जो व्यापारिक नाम या ट्रेड नेम भी होता है मचेटी होता है ब्यूटाक्लोर का। ठीक है।
प्रोपेनिल का स्टाम्प F34 होता, बेंथियोकार्ब का सैटर्न होता, पायरेजो सल्फ्यूरान के साथी होता और नाइट्रोफेन का टोक E25 होता है। ठीक है, अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, ठीक है, AI की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है 1.5 से 2 होता है, स्टाम्प 0.8 से 1 होता है। ठीक है, बेंथियोकार्ब 1.5 से 2 होता है, पायरा जो सल्फ्यूरान 20 ग्राम होता है और नाइट्रोफेन 2 होता है, 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, प्रयोग की ब्यूटाक्लोर नर्सरी में बुआई के 3 से 4 दिन पहले यूज़ करते हैं, बुआई के बाद यूज़ करते हैं प्रोपेनिल, बुआई के पहले यूज़ करते हैं बेंथियोकार्ब, बुआई के बाद यूज़ करते हैं पायराजो सल्फ्यूरान और बुआई के 2-3 दिन बाद यूज़ करते हैं नाइट्रोफेन और ब्यूटाक्लोर लगभग सेम टाइप के हर्बिसाइड है। प्रोपेनिल और पायरा जो सल्फ्यूरान सेम टाइप के हर्बिसाइड है। बेंथियोकार्ब को बुआई के पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली फसल हमारी है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ की बात करते हैं, 2,4-D सोडियम का यूज़ करते हैं, 2,4-D एमाइन का यूज़ करते हैं। जो 2,4-D सोडियम होती है फेरनोक्सान होता है। क्या होता है? फेरनोक्सान होता है। कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना होता है? 1 होता। बुआई के 30 से 35 दिन बाद यूज़ करते हैं। 2,4-D इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना होता है? 0.75 होता। इसे भी बुआई के 30 से 35 दिन बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हम यूज़ करते हैं आइसोप्रोट्यूरान का। किसका यूज़ करते हैं? आइसोप्रोट्यूरान का। ठीक है, इसका ट्रेड नेम क्या होता है? रौनक होता है। ठीक है, इसमें AI कितना होता है? 1 होता है। बुआई के 25 से 30 दिन बाद करते हैं। कब करते हैं? बुआई के 25 से 30 दिन बाद। फेनोक्साफ्लोप 1 होता है, फेनोक्साफ्लोप इथाइल। ठीक है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना होता है? 100 से 120 ग्राम होता है और बुआई के 30 से 35 दिन बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला होता है क्लोडिन कोफ होता है। ये भी गेहूं में यूज़ करते हैं। 60 ग्राम इसमें एक्टिव AI होता है। AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये भी बुआई के 30 से 35 दिन बाद यूज़ करते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान इसका जो ट्रेड नेम होता है लीडर होता है। इसमें 25 ग्राम AI होता है। ठीक है, इसको भी 30 से 35 दिन बाद यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा मेटासल्फ्यूरान मिथाइल, इसको कहते हैं स्कॉट। ठीक है, इसमें 4 AI होता है, 4 ग्राम AI होता है। इसको भी 30 से 35 दिन बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, एक होता है कारफेंटारजोन। एक क्या होता है हमारा? कारफेंटारजोन। ठीक है, इसमें भी 20 ग्राम AI होता है। इसको भी 25 से 30 दिन बाद यूज, मतलब जितने भी हमने अभी तक देखा वीट में सभी के सभी लगभग 30 से 35 दिन बाद यूज़ किए जाते हैं बुआई के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मक्का में सिमेजिन यूज़ करते हैं। टेफासिन इसका ट्रेड नेम होता है। 1 ग्राम इसमें AI होता है, अंकुरण से पूर्व या अंकुरण के बाद। ठीक है, जर्मिनेशन के पहले भी यूज़ करते हैं, जर्मिनेशन के बाद भी। ज्वार बाजरा इसमें कौन सा यूज़ करते हैं? एट्राजिन। इसका साइंटिफिक जो ट्रेड नेम होता है एट्रेक्स होता है। ठीक है, AI कितना होता है? 0.5 होता है ग्राम, अंकुरण से पहले और अंकुरण के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, सोयाबीन की बात करते हैं। पेंडीमेथिलिन इसका जो ट्रेड नेम होता है स्टाम्प होता है। 1 ग्राम AI होता है और जर्मिनेशन के पहले यूज़ करते हैं। एलाक्लोर लासो इसका साइंटिफिक नेम होता है। 1.5 ग्राम AI होता है, इसे भी जर्मिनेशन के पहले यूज़ करते हैं। मेट्रीब्यूजिन ये भी जर्मिनेशन के पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जर्मिनेशन के पहले पेंडीमेथिलिन, एलाक्लोर और मेट्रीब्यूजिन ये सब जर्मिनेशन के पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेजाथापिर। कौन सा? इमेजाथापिर। ठीक है, 75 से 100 ग्राम AI होता है। AI कितना होता है? 75 से 100 ग्राम। इसे बुआई के 15 से 20 दिन बाद यूज़ करते हैं। पोस्ट इमरजेंस होता है, ठीक है, उसके बाद यूज़ करते हैं 15 से 20 दिन बाद। क्यूजालो कांप इथाइल क्या होता है? क्यूजालो कांपिफ। ठीक है, ये 40 से 50 ग्राम इसका AI होता है। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं बुआई के 15 से 20 दिन बाद। कितना? 15 से 20 दिन बाद। ठीक है, अगला हमारा है फ्लूक्लोरेलिन। इसका ट्रेड नेम होता है बेसालिन होता है। इसमें 1.5 AI होता है और इसे बुआई के पहले यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? बुआई के पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूंगफली या अन्य जो ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं। इसमें फ्लूक्लोरेलिन, पेंडीमेथिलिन, क्यूजालफोक, ठीक है, इथाइल या एलाक्लोर, इन सबको यूज़ करते हैं। एलाक्लोर का जो ट्रेड नेम लासो हो जाएगा, पेंडीमेथिलिन स्टाम्प हो जाएगा, फ्लूक्लोरेलिन बेसालिन हो जाएगा। ठीक है, जो फ्लूक्लोरेलिन है बुआई के पहले यूज़ करते हैं, जर्मिनेशन के पहले पेंडीमेथिलिन, जर्मिनेशन के बाद क्यूजालफोक। ठीक है, और एलाक्लोर जो है जर्मिनेशन के पहले। तो जर्मिनेशन के पहले कौन कौन? पेंडीमेथिलिन, एलाक्लोर।
फ्लूक्लोरेलिन जो है बुआई के बाद यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी शुगर केन की क्रॉप है या गन्ना की क्रॉप है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं एट्राजिन 2,4-D और ग्लाइफोसेट। एट्राजिन का जो ट्रेड नेम होता है एट्राट्रॉफ होता है, ठीक है। ग्लाइफोसेट अंकुरण के बाद यूज़ करते हैं। बाकी जो एट्राजिन 2,4-D है अंकुरण के पहले और अंकुरण के बाद यूज़ करते हैं। 2,4-D अंकुरण के बाद और एट्राजिन अंकुरण के पहले। मेट्रीब्यूजिन इसका जो AI होता है 0.8 होता है। ये भी अंकुरण के पहले यूज़ करते हैं या जर्मिनेशन के पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपास, जो कॉटन की बात करते हैं। कॉटन में डाईयूरान, मोनोयूरान। डाईयूरान का जो ट्रेड नेम होता है कॉन्वेक्स होता है। मोनोयूरान का होता है तलवार, ठीक है। दोनों में 1 ग्राम AI होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना होता है? 1 ग्राम होता है। एक तो डाईयूरान मतलब पहले यूज़ करते हैं, ठीक है। और मोनोयूरान दोनों ये भी पहले यूज़ करते हैं, जर्मिनेशन के पहले दोनों यूज़ करते हैं, डाईयूरान मोनोयूरान। आलू व प्याज जो होता है ब्यूटाक्लोर, ठीक है। आलू और प्याज में क्या यूज़ करते हैं? ब्यूटाक्लोर। इसका जो ट्रेड नेम होता है मचेटी होता है। ये भी रोपाई के जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ठीक है, प्लांटिंग करते हैं उसके पहले और उसके बाद यूज़ करते हैं। सब्जियों की बात वेजिटेबल्स में पेंडीमेथ्रिन यूज़ करते हैं। इसका जो ट्रेड नेम होता है स्टाम्प होता है। इसमें भी 1 ग्राम AI होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो रोपाई के पूर्व व बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। दालों की बात करते हैं पेंडीमेथ्रिन, ऑक्सीफ्लोरोक्विन या इमाजेथापिर, ठीक है। पेंडीमेथ्रिन स्टाम्प हो गया, ठीक है। ऑक्सीफ्लोरेनफिन ये हो गया गोल, 1 ग्राम AI होता है। और जो ऑक्सीफ्लोरेफिन होता है उसमें 150 से 200 ग्राम AI होता है, ठीक है। पेंडीमेथिलीन अंकुरण के पहले यूज़ करते हैं। ऑक्सीफ्लोरोफिन अंकुरण के पहले यूज़ करते हैं। और इमाजेथापिर जो होता है अंकुरण के बाद यूज़ करते हैं। अगला हम बात करते हैं इमाजेथापिर क्या होता है। इमाजेथापिर जो होता है या सोयाबीन, मूंग, ग्वार, मूंगफली एवं शकरीवार चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रभावी शाकनाशी, जिसे इन फसलों में अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। कौन? इमाजेथापिर। गेहूं में फेलिस माइनर के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान काम में लेते हैं, परंतु फेलिस माइनर के पौधों में इस शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने होने से आजकल सल्फोसल्फ्यूरान काम में लिया जाता है, ठीक है। अब किसी प्लांट को अगर आप डेली वही चीज़ देने लगेंगे तो धीरे धीरे वो उसके प्रति क्या करेगा? रेसिस्टेंट हो जाएगा। अपनी जो एंटी प्रतिरोधक क्षमता है उसके अकॉर्डिंग अपनी बना लेगा। इसीलिए आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? आइसोप्रोट्यूरान की जगह सल्फोसल्फ्यूरान। 2,4-D 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो होता है 2,4-D सोडियम साल्ट होता है, एक होता है 2,4-D एमाइन साल्ट होता है, एक होता है 2,4-D ईस्टर होता है। अगर 2,4-D ईस्टर है तो 0.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं, ठीक है। 2,4-D एमाइन साल्ट है 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर के डाल से। अगर 2,4-D सोडियम साल्ट है तो उसे 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावकारी कौन होता है? ईस्टर वाला होता है, 2,4-D ईस्टर होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अनाज वाली फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। किसका? 2,4-D का। दालों एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। दालों में 2,4-D का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रमुख शाकनाशियों में उनके व्यापारिक नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एट्राजिन का होगा एट्राटॉक्स या एट्राटॉफ हो जाएगा। एलाक्लोर का लासो हो जाएगा। ब्यूटाक्लोर का मचेटी हो जाएगा। एलाक्लोर, लासो, ब्यूटाक्लोर, मचेटी। पायरेजो सल्फ्यूरान साथी हो जाएगा। बेंथियोकार बोलेरो हो जाएगा। ग्लाइफोसेट राउंडअप हो जाएगा। ग्लाइफोसेट को क्या कहते हैं? राउंडअप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोप्रोट्यूरान को रौनक या एरेलॉन कहते हैं। फ्लूक्लोरेलिन को बेसालिन कहते हैं। मेटाक्लोर को ड्यूल कहते हैं। मेट्रीब्यूजिन को सेंकोर कहते हैं। ट्रिलेप्टोफेन को कोबरा कहते हैं। नाइट्रोफेन को टोक E25 कहते हैं। नाइट्रोफेन को टोक E25 कहते हैं। मेटासल्फ्यूरान को स्काट कहते हैं। 2,4-D को प्लांट गार्ड या वीडॉन कहते हैं। इमेजोथेपर को गार्ड कहते हैं। और ऑक्सीफ्लोरेनफेन को गोल कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीफ्लोरेनफेन को गोल कहते हैं। पैराकॉट को स्वीप या ग्रोमेक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराकॉट को स्वीप या ग्रोमेक्सॉन कहते हैं। पेंडीमेथिलीन को स्टाम्प कहते हैं। प्रोपेनिल को स्टाम्प F34 कहते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान को लीडर कहते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान को क्या कहते हैं? लीडर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे।
एक होता है एंगस्ट्रॉम, यह 1 मीटर का 10 बिलियन वाला भाग है। ठीक है, 1 मीटर का 10 बिलियन भाग है। ठीक है, यह प्रकाश तरंग है जो वेव लेंथ होती है उसको ज्ञात करने में काम में आता है। एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻⁻10, 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, या इसे 10⁻⁻7 मिलीमीटर बोलते हैं, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 0.1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो कितने नैनोमीटर? 0.1 नैनोमीटर होता है। अगला होता है हमारा नैनोमीटर। यह 1 मीटर का 100 मिलियन वाला भाग होता है, मतलब 9 मिलियन भाग होता है। ठीक है, ये 10 बिलियन वाला भाग था एंगस्ट्रॉम, और ये होता है 9 मिलियन वाला भाग। ठीक है, जैसे 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻9 मीटर, या 10⁻6 मिलीमीटर, या 10⁻7 मीटर। ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 नैनोमीटर हो जाएगा। 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं माइक्रोन की। एक माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां या 1 मिलियन वाला भाग होता है। ठीक है, 1 मिलियनवां भाग होता है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। ठीक है, या तो 10 लाख कह देंगे या 1 मिलियन कह देंगे। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है, या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर 10,000 एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो कितना होता है? 1 माइक्रोन हो जाएगा। ए वैल्यू क्या होता है? फ्रेंड एंड डीन नामक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित और एक मानक उर्वरक के रूप में निर्धारित उपलब्ध मृदा पोषक तत्वों के मान में परिभाषित किया गया। मिट्टी में उपलब्ध जो फास्फोरस एवं सल्फर के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया गया, इसके सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है बी बराबर 1 - y। क्या यूज किया जाता है? बी बराबर 1 - y को यूज किया जाता है। किसे? बी बराबर 1 - y को यूज किया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं किसने खोज की थी इसकी? फ्रेड एंड डीन ने। किसने की थी? फ्रेड एंड डीन ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला है हमारा अम्लीय प्रकृति के उर्वरकों का घटता क्रम। सबसे ज़्यादा जो अम्लीय प्रकृति होती, अम्लीय का मतलब एसिडिक नेचर होता है, निर्जल अमोनिया में। किस में होता है? निर्जल अमोनिया में होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम। जो हमारा अमोनिया होता है, ठीक है, जिसमें वाटर नहीं होता, निर्जल अमोनिया होता है, उसमें होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? अम्लीय प्रकृति होती है, जिसे क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया होता है। क्या होता है? एनहाइड्रस अमोनिया होता है। ठीक है, वही बात करता है अमोनियम क्लोराइड की। दूसरे पे, तीसरे पे सल्फेट आता है, चौथे पे यूरिया आता है। ठीक है, पहले पे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम एसिड सल्फेट की। एसिड सल्फेट मृदा क्या होती है? बहुत अम्लीय मृदा जिसका पीएच 4 से कम होता है, जिसमें सल्फर युक्त फेरस पाइराइट खनिजों के ऑक्सीकरण द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक है, जिनका पीएच 4 से कम होता है, ठीक है, उनमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। मुख्य रूप से आर्द्र उष्ण जलवायु जैसे कोस्टी, डेल्टाइक या एस्टूरियन क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, इसे कैट क्लेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैट क्लेज भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पीएच किसी मृदा का 4 से कम है, ठीक है, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, तो वो जो हमारी मृदा हो जाएगी उसे हम कैट क्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैट क्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैट क्लेज कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एधेशन क्या होता है। एक होता है कोहेजन, एक होता है एधेशन। ठीक है, आज आप लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद नहीं बोलेंगे। को आप लोग जानते हैं ना, जैसे कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, मतलब बहुत सारे लोग एक संस्था के लिए काम करते हैं, तो उनका जो नेचर होगा, उनका जो क्वालिटी होगी, सेम होगी। ठीक है, मान लो हमें IBPS एफओ के लिए एग्ज़ाम देना है, तो उसमें जो स्टूडेंट बैठेंगे सभी के सभी ग्रेजुएशन तो किए होंगे ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन सभी, मतलब सब कैसे हैं? सिमिलर है। तो इसी तरीके से जो मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं वो आपस में जब अटैच होते हैं तो उसे कहते हैं कोहेजन। क्या कहते हैं? कोहेजन। जैसे वाटर के एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये, दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं तो उसे कहेंगे कोहेजन। जैसे मान लो ये वाटर हो गया, ये साल्ट हो, साल्ट के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं आपस में अगर अटैच हो रहे हैं उसे कोहेजन कहेंगे। एधेशन की बात करते हैं, मान लो ये वाटर हो गया, ठीक है, ये हमारा वाटर है, इसको अटैच करते हैं हम सॉइल के मॉलिक्यूल से, तो ये जो हमारी हो गई, ये क्या हो गई? एधेशन हो गई। ठीक है, डिफरेंट जब मॉलिक्यूल एक दूसरे में जुड़ते हैं उसे कहते हैं एधेशन। अगला हम बात करते हैं एजोला की।
अगर एजोला की बात करते हैं या जली फर्न, वाटर फर्न, जो एनाबिना एजोली नामक ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सहजीवी रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। ठीक है। एरोपोनिक्स क्या होता है? यह पौधों को मृदा रहित अवस्था में उगाने की प्रणाली है जिसमें पौधों की जड़ों को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे नमी एवं पोषक पदार्थों की आपूर्ति जड़ों पर छिड़काव करके की जाती है, जैसे सिट्रस एवं जैतून आदि। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, उसको ज़मीन पे ना रख के लटका दिया जाता है। और लटकाने के बाद जब इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह देना होता है तो क्या करते हैं, इसमें स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि ये न्यूट्रिएंट को ले लेता है। ठीक है, सॉइल के बिना ही। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो से समझ ही होंगे, जो पानी में रहते हैं। ऐसे पौधे जो सॉइल पे नहीं रह के पानी में ही रहते हैं और अपना पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल है वहीं पे अपना बिताते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स भी कहते हैं। निर्जल अमोनिया या एनाहाइड्रस अमोनिया क्या होती है? सूखा और अत्यधिक अम्लीय होता है। ठीक है, ये हाईली एसिडिक अगर कोई कही जाए फर्टिलाइजर तो कौन सा होगा? अमोनिया, हाइड्रस अमोनिया होगा। इसका जो अम्लीय मान, एसिडिक जो वैल्यू होती कितनी होती है? 148 होती है। ठीक है। नाइट्रोजन उर्वरकों में उच्चतम नाइट्रोजन 82% इसमें पाया जाता है। कितना? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एनहाइड्रस अमोनिया में पाया जाएगा। कितना? 82%। नेक्स्ट हमारा है एल्यूमिना सिलिकेट। एल्यूमिना सिलिकेट ये सबसे प्रमुख एवं आमतौर पर मृदा का निर्माण में काम आने वाला खनिज है, जैसे फेल्ड्स्पार हो गया, माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या होते हैं? जो सॉइल को फॉर्मेशन करने में मिनरल काम आते हैं, उन्हें कहते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे फेल्ड्स्पार हो गया, माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। आर्जिलेशन की बात करते हैं। यह एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा छितरी हुई क्ले मिट्टी के कणों को ऊपरी संस्तर से निचले संस्तर में स्थानांतरित या सीमांतरित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक कड़ाकार संस्तर बन जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर के जो न्यूट्रिएंट या जो सॉइल कोलाइड होते हैं उनको नीचे ट्रांसफर, मान लो यहाँ पे उसको नीचे वाले हॉरिजन में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कड़ों के आकार का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग आर्जिलिक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रोनॉमिक इफिशियंसी की। प्रति यूनिट इनपुट देने से उत्पादित फसल की इकाई कृषि को फसल दक्षता या कृषि दक्षता कहते हैं। मतलब हमने मान लो 1 यूनिट इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट क्या, मान लो हमने 1 यूनिट इनपुट दिया, उससे जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एग्रोनॉमिक इफिशियंसी कहेंगे। ठीक है, या क्रॉप इफिशियंसी कहेंगे। एंटीटोड क्या होता है? मानो एक विशिष्ट कीटनाशक के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए जो रसायन दिया जाता है, ठीक है, वह विहार औषध या एंटीटोड कहलाता है। ठीक है, जैसे एट्रोपिन कीटनाशियों के प्रति एक सामान्य तौर पर दिया जाने वाला एंटीटोड है या विषहर औषधि। ब्लाइंड कल्टीवेशन की बात करते हैं। फसल बोने के बाद लेकिन फसल के उगने से पहले खेत में जुताई क्रिया या कल्टीवेशन करते हैं, जो अंधी गुड़ाई या जुताई के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस क्रिया में विशेष रूप से आलू और गन्ने की फसल में नियंत्रण क्रिया के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, मतलब हम बुआई कर देते हैं लेकिन उसके बाद उगने से पहले या उसके जमाव से पहले हम लोग क्या करते हैं? उसमें निराई गुड़ाई कर देते हैं, उसे कहते हैं ब्लाइंड कल्टीवेशन। बायोस्टैटिक प्रभाव क्या होता है? एक्सटेंडर नामक कुछ रसायन की उपस्थिति में एक कीटनाशक के माइक्रोबियल अपघटन को रोकना। ठीक है, जो हमारा एक इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, उसमें जो माइक्रोब होते हैं उनका जब डिकम्पोजिशन होता है उसको रोकते हैं। ठीक है, या कम करते हैं, उसे बायोस्टैटिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कीटनाशक का प्रभाव ज़्यादा समय तक बना रहता है, जैसे बोरान 2,4-D के लिए बायोस्टैटिक है। ठीक है, बोरान किसके लिए है? 2,4-D के लिए बायोस्टैटिक है। बाउल यूनिट की बात करते हैं। एक पोषक तत्व की मात्रा जो अधिकतम संभव उपज का 50% भाग से जुड़ा। ठीक है, मान लो नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा जितना फसल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उससे अगर 50% से ज़्यादा जुड़ा है, ठीक है, क्या है, अगर उससे 50% से ज़्यादा जुड़ा है तो इसे कहेंगे बाउल यूनिट। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बाउल यूनिट कहेंगे। ठीक है, ब्लॉच या मुहासा की बात करते हैं। हेलमंथोस्पोरियम स्पीसीज नामक फफूंद के कारण जौ का रोग होता है। ये किसका रोग है? जो हमारा बार्ली होता है उसका एक रोग है, कौन सा? ब्लॉच। किसके कारण होता है? हेलमंथोस्पोरियम स्पीसीज के कारण होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं बेस टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं? बेस टेम्परेचर की। सबसे कम तापमान पर जिस फसल पर कोई विकास नहीं होता उसे कहते हैं बेस पीरियड या आधार तापमान।
जैसे रबी की फसलों में जैसे गेहूं के लिए 4 डिग्री सेल्सियस होता है, खरीफ की फसलों में धान ज्वार के लिए 10 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस भी कम होता है तो यहाँ पे हमारी जो धान की ग्रोथ होती है या जो हमारा धान की फसल है वो नष्ट हो जाएगी। अगला हम बात करते हैं कपिंग की। मॉलिब्डेनम की कमी के मामले में देखा गया एक कप जैसी संरचना बनाने के लिए पत्ती के किनारे पर ऊपर की ओर मुड़ना उसे कपिंग कहते हैं। मतलब जो हमारी पत्ती होती है वो कप जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेती है। ये किसकी कमी से होता है? ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कपिंग कहते हैं। अगला है सीलिंग पत्ती क्षेत्र सूचकांक या सीलिंग लीफ एरिया इंडेक्स। ये क्या होता है? जो लीफ एरिया इंडेक्स होता है जिसमें एक पौधे की सभी पत्तियों का आपसी छायांकन इतना ही पूरा होता है कि उस पौधे में शुद्धता प्रकाश संश्लेषण शून्य हो जाता है। ठीक है, इसमें सकल प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह के श्वसन खर्च में ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब क्या इसमें कहा जा रहा है? मान लिया एक प्लांट है, प्लांट की जो छाया पड़ रही है वो नीचे वाले प्लांट पे पूरी की पूरी पड़ रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, जो सूर्य की किरणें हैं दूसरी इस प्लांट तक पहुंच नहीं पा रही। जब पहुंचेगी नहीं तो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। इसी को हम कहते हैं सीलिंग लीफ एरिया इंडेक्स। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करते हैं। कुल फसली क्षेत्र पर जो ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया होता है और जो नेट कल्टीवेटेड एरिया होता है उसे उसको 100 से गुणा कर देते हैं, उसे कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। मान लो हमारे पास क्या है, 12 हेक्टेयर हमारे पास लैंड है। ठीक है, लेकिन हम फसल की मान लो 10 ही हेक्टेयर में उगा रहे हैं। ठीक है, 10 ही हेक्टेयर में हमारी फसल उग सकती है, 2 हेक्टेयर में हम चारा वगैरह उगा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो जो टोटल ग्रॉस एरिया है, मतलब हमारा जो 12 हेक्टेयर एरिया है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमारा कितना है? 10 है। उसको 100 से गुणा कर देंगे, यानी 10 से 100 को काट देंगे तो यानी 120% हमारी क्या आ जाएगी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। कार्डिनल टेम्परेचर की बात करते हैं। सेकस द्वारा अवधारणा 1860 में दी गई। कौन सा टेम्परेचर? कार्डियल टेम्परेचर। इसमें अधिकतम, न्यूनतम और इष्टतम जो मीडियम होता है, तीनों ताप सम्मिलित करके कार्डिनल टेम्परेचर कहते थे। जैसे अगर हम ठंडी की बात करते हैं, ठीक है, ठंडी में जो सबसे कम टेम्परेचर होता है 0 से 15 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्टिमम माना जाता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जो हाईली होता है 30 से 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। अगर गर्मी में अनाजों के लिए बात की जाए तो अगर न्यूनतम की बात करें, मिनिमम की बात करें 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, अगर ऑप्टिमम की बात करें 31 से 37 डिग्री सेल्सियस, वहीं अगर मैक्सिमम की बात करें तो 44 से 50 डिग्री सेल्सियस इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, किसमें? गर्मी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिनेस्टी क्या होता है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, अगला हम बात करते हैं एपिनेस्टी। लगातार छाया में रहने से पौधे के अंग या किसी भाग की ऊपरी सतह पर वृद्धि के कारण एक नीचे की ओर झुक जाती है, उसे कहते हैं एपिनेस्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? एपिनेस्टी कहते हैं। ठीक है, लगातार कोई भी पौधा छाया में रह रहा है तो उसका जो पत्ती का भाग है या कोई भी भाग है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, उसे कहते हैं एपिनेस्टी कहते हैं। एक होता है एकेसिस, एकेसिस होता है या एसेसस होता है। एक जीव एक नए निवास स्थान पर समायोजन जहाँ या अपने जीवन चक्र को पूरा करता है, उसे कहते हैं एसेसिस। ठीक है, अगला हमारा होता है एडॉप्शन। परिवर्तन की वह क्रिया जिसमें एक जीव एक प्रजाति अपने वातावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूल हो जाती है, उसे कहते हैं एडॉप्शन। क्या कहते हैं? एडॉप्शन कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है एक्लीमेटाइजेशन। वह क्रिया जिसमें एक जीव या प्रजाति नई जगह या परिवर्तनशील वातावरण के प्रति समायोजित या जलवायु अनुकूलित हो जाती है। मान लो एक प्लांट अमेरिका से लाया गया इंडिया के लिए। ठीक है, तो अमेरिका की जलवायु कैसी होती? ठंडी होती। इंडिया की जलवायु वहाँ से डिफरेंट है, तो वो धीरे धीरे प्लांट क्या करता है, यहाँ पे आके अपना धीरे धीरे ग्रो कर लेता है और यहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग सर्वाइव करने लगता है। उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसी क्रिया को हम लोग एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्लीमेटाइजेशन। एफीमेरल्स की बात करते हैं। पौधे कम नमी के तनाव के कारण 2 से 4 सप्ताह के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। कब? 2 से 4 सप्ताह के अंदर। ठीक है, ऐसे पौधे अकाल्पिक या एफीमेरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकाल्पिक कहलाते हैं या एफीमेरल्स कहलाते हैं। अगला हम बात करते हैं फरोस्लाइस की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? फरोस्लाइस की बात करते हैं। जो हमारी ऊपर सतह होती है उससे 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक वाली मिट्टी को फरोस्लाइस के रूप में जाना जाता है। फरोस्लाइस का वजन 2.25 से 5 × 10⁶ किलोग्राम मिट्टी पर हेक्टेयर होता है। ठीक है,
या 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की गहराई का मिट्टी का वजन 150 टन होता है। कितना? 150 टन। ठीक है। अगला हमारा है इंटेंसिटी फैक्टर। ठीक है, जो हमारी उपलब्ध फास्फोरस होती है, ठीक है, उसके लिए है इंटेंसिटी फैक्टर। मिट्टी के घोल में H2PO4 या HPO4 की मात्रा को क्या कहते हैं? इंटेंसिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो हमारा मिट्टी का घोल होता है जिसमें सॉइल होता है, उसमें H2PO4 और HPO4 की मात्रा को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, उसे कहते हैं इंटेंसिटी फैक्टर। अगला हमारा है मेथेमैग्लोबिनिया। मेथेमैग्लोबिनिया नाइट्रेट युक्त जो पानी के सेवन के परिणाम स्वरूप नाइट्रेट विषाक्तता से जुड़ी एक स्थिति को मेथेमैग्लोबिनिया या नाइट्रेटी टॉक्सिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेट टॉक्सिसिटी कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में पीड़ित जो शिशु जो हमारे प्लांट होते हैं उनकी भूरी नीली जो त्वचा के विकास के कारण नीले बच्चों के रूप में संदर्भित किया जाता है और समस्या को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोरोमीटर। वाष्पोत्सर्जन और स्टोमेटा प्रतिरोध माप के अलावा पत्ती के तापमान को मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका? पोरोमीटर। ये ट्रांसपीरेशन को मापता है। स्टोमेटा की प्रतिरोध जो रेसिस्टेंसी मीजर है उसको मापता है, और उसके साथ साथ जो इसके अलावा जो तापमान होता है किसका? लीफ का, उसको मापता है कौन? पोरोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शारीरिक परिपक्वता या फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी के बारे में। जब फसलों या दानों का विकास पूरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण को फलों या दानों में परिवर्तित नहीं किया जाता तो इसे शारीरिक परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। हार्वेस्टिंग मेच्योरिटी की बात करते हैं। शारीरिक परिपक्वता के समय जब अनाजों में नमी का लगभग 20 से 25% नमी रह जाती है, इस अवस्था पर कटाई परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग कब होती? जब 20 से 25% नमी रह जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपिंग की। पॉपिंग क्या होता है? मूंगफली की फली में कैल्शियम की कमी से फलियां में जो दाने होते हैं, ठीक है, वो रह जाते हैं, उसे कहते हैं पॉपिंग कहते हैं। लाइट यूज इंटेंसिटी क्या होता है? प्रति यूनिट प्रकाश अवशोषण से पौधों में शुष्क जो पदार्थ होता है उत्पादन की रूपांतरण दक्षता मात्रा को प्रकाश उपयोग क्षमता के रूप में जाना जाता है। जैसे लाइट यूज इंटेंसिटी होता है उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा, संचयी प्रकाश की मात्रा की अवशोषण क्षमता। ठीक है, इससे क्या निकालते हैं? लाइट यूज एफिशिएंसी निकालते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। न्यूनतम प्रकाश की तीव्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषण और शोषण दर बराबर हो जाती है, मतलब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दर दोनों इक्वल हो जाती है, उसे लाइट कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, धान की जो फसल का उच्च प्रकाश दक्षिण पूर्व कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस पर 14 फीट कैंडल्स होता है। कितना? धान का कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस पर 1400 फीट कैंडल्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लाइट सेचुरेशन पॉइंट। क्या होता है? प्रकाश की अधिकतम तीव्रता पर जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई वृद्धि नहीं होती उसे प्रकाश संतृप्त बिंदु या लाइट सेचुरेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है। इंटेंसिटी में जो हमारा क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन बराबर हो रहा था। ठीक है, उसमें सबसे कम वाली जो हमारी तीव्रता थी, इसमें जो संतृप्ति है, ठीक है, इसमें अधिक वाली तीव्रता। C3 में पौधों की तुलना में C4 में प्रकाश संतृप्ति अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप ज्योमेट्री की। अगली हम बात करते हैं क्रॉप ज्योमेट्री की। यह एक स्थानिक व्यवस्था है या फलों जो फसलें होती हैं उनके पौधों को आयताकार क्रम में लगाती हैं। ठीक है, जिस तरह से खेत में फसल के पौधों को लगाते हैं, जैसे रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की व्यवस्था की जाती है, उसे आमतौर पर फसल ज्यामिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं कोर वाटर। फसलों की पहली सिंचाई को कोर वाटर के रूप में जाना जाता है और पहली सिंचाई में दी गई पानी की मात्रा को कोर गहराई या कोर डेप्थ के बारे में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रो क्रॉप्स क्या होती हैं। फसलों को एक समान दूरी पर लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रो क्रॉप्स। इसका उदाहरण क्या है? कपास। सिलेक्टिव रेशियो की बात करते हैं, वह खरपतवार जो मारने के लिए आवश्यक न्यूनतम शाकनाशी की मात्रा होती है, जो फसल द्वारा सहन की जाने वाली अधिकतम खुराक का अनुपात है। ठीक है। उच्चतम चयनात्मक सूचकांक का मतलब होता है फसल की अत्यधिक सुरक्षा से है। यदि चयनात्मक सूचकांक 2 से अधिक है तो हर्बिसाइड उस फसल के लिए सुरक्षित है। ठीक है। अगर सिलेक्टिव रेशियो जो है 2 से ऊपर होता है
तो जो हमारा हम हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो हमारी फसल के लिए कैसा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला है, फसल द्वारा सहन की गई शाकनाशी की अधिकतम खुराक, खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम खुराक। ठीक है, सेचुरेशन लाइट इंटेंसिटी मैंने अभी आपको बताया, जिस लाइट की तीव्रता पर, ठीक है, या इंटेंसिटी पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई अधिकतम मान, ठीक है, जो हमारा अधिकतम मान होता है वो पहुंच जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता, उसे कहते हैं लाइट सेचुरेशन इंटेंसिटी। अधिकांश फसलों में पूर्ण सूर्य के प्रकाश के 1/5वें भाग का प्रकाश संतृप्त बिंदु तक पहुंचती है। कितना? 1/5वां भाग जो लाइट आती है उसका जो है सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंचती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सोडियम एक्टिव रेडिएशन, सोडियम एक्टिव रेशियो की बात करते हैं। सार का फार्मूला होता है सोडियम अपान √2 कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, बाई 2, सोडियम बाई √2 कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम बाई 2। पानी में जो सार की वैल्यू होती है 10 के ऊपर होती, जो फसलों के लिए हानिकारक होती। अगर पानी में सार की वैल्यू देखी जाए कितनी होती, 10 के ऊपर होती, जो कि फसलों के लिए हानिकारक होती। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती 3 के नीचे जब होगी, ठीक है, 3 के नीचे होगी तो फसलों के लिए यह हमारी अच्छी मानी जाएगी। अगला हम बात करते हैं सार वैल्यू 13 वाली मिट्टी को क्षार या सोडिक मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा है थर्मोपेरिडिज्म। यह धारणा गर्नर और एलार्ड द्वारा दी गई थी। दिन रात या मौसमी तापमान में नियमित परिवर्तन के प्रति जीवधारी की प्रतिक्रिया को थर्मोपेरिडिज्म कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन रेशियो की बात करते हैं। 1 किलो जो ड्राई मैटर होता है उसको उत्पादन करने के लिए एक फसल द्वारा उपयोग की गई पानी की मात्रा को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन रेशियो कहते हैं। इसने लीटर प्रति किलोग्राम सूखे पदार्थ में व्यक्त किया जाता है। इसमें लीटर प्रति किलोग्राम मतलब कितने लीटर पानी लगा है कितने प्रति किलोग्राम डायमीटर उत्पादित करने में। अगला हमारा ट्रांसपीरेशन कॉफिशिएंट। क्या है हमारा ट्रांसपीरेशन कॉफिशिएंट? 1 किलो जो हमारा ड्राई मैटर होता है उसको प्रोडक्शन करने के लिए एक फसल द्वारा उत्सर्जन प्रक्रिया में आवश्यक पानी की मात्रा का अनुपात उत्सर्जन गुणांक कहलाता है। मतलब 1 किलो अगर हम ड्राई मैटर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें जितने पानी की मात्रा लगेगी, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, जैसे हमारा चावल में 1 किलोग्राम अगर हम ड्राई मैटर उत्पादित करते हैं उसमें 5000 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वापसा या वेटर क्या होता है? यह कृषि जुताई कार्यों को आसानी और कुशल से करने के लिए इष्टतम नमी की स्थिति है। आमतौर पर यह व्यवस्था फील्ड क्षमता 25 से लेकर 50% नमी की कमी होने पर आती है। ठीक है, जब नमी में कमी कितनी 25 से 50% की हो जाएगी तब ये अवस्था आती है वापसा या वेटियर की। अगला हम बात करते हैं बायो रेमेडिएशन। मैंने अभी आपको बताया था जीवों की सहायता से जैवमंडल को उसमें विद्यमान प्रदूषणों से मुक्त करने की प्रक्रिया जैविक उपचार कहलाती है। ठीक है, जैसे कुछ पौधों या खरपतवार मृदा ये जलीय तंत्र में भारी धातुओं को निष्कासित करने, जैसे हमारा वाटर हाइसिंथ होता है, ठीक है, हाइड्रिला होता है, शीशा होता है, कैडमियम होता है। ये सभी धातुओं को जल में एकत्रित कर निष्कासित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की। क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन? जो फूड चेन होता है में किसी रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशी, रेडियो सक्रिय वस्तुएं या भारी धातुओं की सांद्रता का निम्न पोषण स्तर से गुजरने हेतु उच्च पोषण स्तर के जीवों में वृद्धि होने की प्रक्रिया जैव आवर्धन कहलाती है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन की। किसी विशेष जीव के शरीर में विष का प्रवेश होकर दीर्घ समय में अधिक सांद्रता में एकत्रित होने की क्रिया को जैव संचयन कहते हैं। मतलब संचयन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, मतलब एक्यूमुलेशन का सीधा अर्थ है कि इकट्ठा होना। ठीक है, जब कोई जो हमारा पॉइजन होता है किसी से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो लंबे समय तक वो इकट्ठा होता रहता है, उसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं बायो कंसंट्रेशन की। बायो कंसंट्रेशन जो होता है एक जलीय जीव के ऊतकों में बिना किसी आंतरिक कारणों या भोजन के बाहरी पर्यावरण से रसायनों का सामान्य स्तर से अधिक मात्रा में एकत्रित होने की क्रिया जैव सांद्रण कहलाती है। ठीक है, एक नॉर्मल जो हमारा डाइट होती है उससे ज़्यादा हमारे अंदर अगर कोई रसायन या केमिकल एकत्रित हो जाता है उसको हम कहते हैं बायो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा है
सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। सुपोषण का पर्यावरण के संबंध में अर्थ है किसी जलाशय जैसे झील हो गया, हमारा पौंड या तालाब हो गया, उसको सामान्यतः बरसात के पानी के साथ या अन्य किसी कारण बहकर आए पोषक तत्व से अधिक समृद्ध होने से है। इस प्रक्रिया से शैवाल की ब्लूम पैदा होती, शैवाल की क्या होती, ब्लूम पैदा होती एवं नमी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जो जलाशय की मछलियाँ क्या होती, मर जाती, क्या होती, जलाशय की मछलियाँ क्या होती, मर जाती। ठीक है, इसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। तो आपका जो है वीट साइंस, आज आपकी वीट साइंस की क्लास कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके जो आपको पहले क्लास करिए, इसके जो क्वेश्चन देखने आपको हमारी नेमरा सुंडा MCQ सीरीज़ है, उसमें आपको एक इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसका अलग पार्ट बनाया गया है। ठीक है, वीट साइंस का इसकी जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, जो हमारी MCQ सीरीज़ की है, उसमें आप एक तरफ से हमारे जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो है आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है NSC का, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन अच्छी से करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।